अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह से आगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। आप ये जो हमारे चेहरों पर हंसी देख रहे होते हैं ना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नहीं दिल कर रहा होता हंसने का सुबह सुबह उठ के और आगाज़ करने के बाद, लेकिन हमें आपको दाद देनी चाहिए कि हम फिर भी हंस रहे होते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं कि हमें आके प्रोग्राम करना है, उसका रीज़न ये है कि वी चूज़ हैप्पीनेस। क्योंकि अगर आप हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो आपका बाकी दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। अब आप मेरे से पूछ लें कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। मैं जा रही थी कि आप ये बात खत्म करें फिर मैं पूछूं। मैं कह रही हूँ क्या हो गया आयशा, क्या हो गया? अच्छा, हुआ कुछ नहीं है। समटाइम्स होता है किसी की एक बात छोटी सी जो है ना वो आपके दिल को जाकर लग जाती है फॉर नो रीजन। आपको किसी की मेकअप रूम में जो है ना वो बाल अगर ठीक ना बने, मेकअप ठीक ना हो ना, तो समटाइम्स आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आयशा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, छोड़ दें। मैं यही बात, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, इसका जवाब देना जरूरी था। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वजह से मूड खराब हो भी गया है तो उसको आपको बहुत ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना चाहिए। और हम हर रोज़ लर्न कर रहे होते हैं, मैं भी इसको लर्न कर रही हूँ। टाइम लगता है आपको लर्न करने में, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ग्रो करते हैं। खवातीन में वैसे ही बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, अभी कुछ और दूसरी थोड़ी देर बाद कुछ और। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं खुद बीइंग फीमेल मैं कैसे ये बात कह सकती हूँ? नहीं, मूड स्विंग्स होना कोई बुरी बात नहीं है। इमोशंस है, इंसान के इमोशंस को हमें उसको ओन करना चाहिए। तो हो जाते हैं समटाइम्स मूड स्विंग्स, लेकिन ये है कि वो मूड स्विंग्स जो है ना वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। और कोशिश करें आपको खुद भी इफेक्ट ना करें, तो ये बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर जब आप एक निखरा हुआ इंसान बनकर निकलते हैं तो आप दूसरों के लिए भी बड़े हमदर्द बन जाते हैं। दूसरों की खुशी के बारे में पहले करनी चाहिए, इंसानियत पहले है। और इंसानियत की बात हम कर ही रहे हैं तो हमारी पहली जो स्टोरी है वो भी इसी सिलसिले में है। इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल और मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर में पैदा हुए। और थोड़ा सा और उनके बारे में बताएं तो तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने खानदान के हमरा वो पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और कराची में वो रिहाइश पजीर हुए। ईदी साहब ने अपनी खिदमात का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी के जरिए किया और फिर ईदी ट्रस्ट कायम किया। और फिर हमने उनकी ज़िंदगी के जो उनकी ज़िंदगी देखी, किस तरह से उन्होंने इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। 65 साल वक्फ कर दिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के। लोग हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब्दुल सत्तार ईदी जैसी मिसालें जब हमारे सामने आती हैं तो आपको इंसानियत के ऊपर यकीन आ जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इंसान जो है ना उनके दिल में दर्द अभी भी बाकी है इंसानियत के लिए। और यही मिसाल जो है अब्दुल सत्तार ईदी की हमारे सामने आती है। फिलांथ्रोपिस्ट थे, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी। कई मरतबा उनको जो है नॉमिनेट किया गया नोबेल इनाम के लिए, और उनको कई मरतबा कई ऑफर्स भी हुई कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, आके हुक्मरान बन जाए, लेकिन हमेशा उन्होंने इनकार किया और अपनी ज़िंदगी को आखिरी मोमेंट तक वक्फ रखा इंसानों के लिए। और उनकी ज़िंदगी के अंदर और अभी भी उनकी लेगेसी जो है ना, उनकी मिशन जो है वो उनके साहबजादे और उनकी फैमिली जो है वो लेकर चल रही है। बिल्किस ईदी जो उनकी लेगेसी को लेकर चली, लेकिन बिलाखिर वो भी खालिक हकीकी से जा मिली थी और अब उनके जो साहबजादे हैं वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे इंसानों की बात करते हैं और अच्छे उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है, जिससे हमने बेसिकली आपका मूड अच्छा हो जाएगा। मूड अच्छा हो जाता है। वैसे आजकल इस्लामाबाद वाले और चंद वो इलाके जहाँ पर बारिश हो रही है ना, उनके मूड्स अच्छे ही चल रहे हैं। कहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये खबर पढ़ी थी कि कराची में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर और पढ़ कर कि चलो कराची वाले जो है ना उनके चेहरों पर भी खुशी आ जाएगी। वैसे आज भी वहाँ पर कहा गया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन कहाँ ये वो बता देते हैं। उनकी बारिशें ये है ना कि कहीं बूंदाबांदी हो रही है, थोड़े से फासले पे आप जाएंगे कुछ भी नहीं होता। हो तो सही, कहीं तो जी। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है, मानसून का सिलसिला है वो जारी है। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने कई इलाकों को मुतासिर किया है। हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो है ना, इंतजामिया की नाअहली की वजह से भी कह सकते हैं या फिर एक कुदरती आफत की वजह से हम कह सकते हैं, 19 अफराद अभी तक कहा गया है कि उनकी जानें चली गई हैं। जी हाँ, ये सबसे जो बुरा एस्पेक्ट होता है वो मौसम के हवाले से जो पाकिस्तान में इंतजामी गलतियों की वजह से ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से तो ये बाराने रहमत ही होता है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए हैं और PDMA ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। 27 घरों को
नुकसान पहुंचा है, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 दिनों में बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी अब जारी कर दी गई है। लैंडस्लाइडिंग भी होती है, ज़ाहिर है जब इस तरह बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, नाले उबल पड़ते हैं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस जो हैं वो 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 7 जख्मी हुए हैं। अगर अपर चित्राल की अगर हम बात करें तो बारिशों के बाद सड़क दरियाबुर्द हो गई है। बालाई चित्राल का वाहिद ज़मीनी राब्ता भी कट चुका है। ये वाले मसाइल भी लोगों को पेश आते हैं। इन पहाड़ी इलाकों में रास्ते कट जाते हैं, बिल्कुल पुल जो है वो बह जाते हैं और ज़मीनी राब्ता तो बिल्कुल कट के रह गया है। स्वाबी की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो दर्जनों देहात जो हैं वो शहर से उनका भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मालाकंड में भी बारिश हुई है, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। खातून और बच्चा नदी पार करते हुए पानी में बह गए हैं। अब देखें ना, ये इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें आपकी गलती की वजह से इस तरह की के नुकसानात होते हैं कि आपकी जानें चली जाती हैं। उस पानी से नहीं गुजरना चाहिए था, जबकि एक्सपेक्टेड है कि कहीं भी से भी पानी का बहाव जो है ना बहुत तेज आ सकता है, और जब सैलाबी सूरत हाल हो तो भाई पानी से आपने बहुत दूर रहना है, क्योंकि खतरा है, पानी का मतलब वहाँ पर खतरा है। प्यारी होती है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता। मैं ये कह रही हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। पानी और सहरा के बारे में कहा जाता है कि इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और स्पेशली बार बार बताया जा रहा है, बार बार अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं कि भाई पानी जहाँ पर है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहें, रिस्क है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सूरत हाल में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। दरियाए सिंध की अगर हम बात करें तो कई मकामात जो है वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर में बात करें तो दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अभी तक अनम ने और मैंने जो चीज़ें और जिन एरियाज और दरियाओं के बारे में आपको बताया, आई नो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी रिस्क जो है ना वो किसी भी किस्म का नहीं लेना जरूरी है। वीडियो बनाने के लिए या फिर गुजरने के लिए कि कुछ नहीं होता, हम गुजर जाएंगे, भाई यू नेवर नो। वो 18 अफराद का ख़ानदान वो भी सिर्फ घूमने के लिए वहाँ पर गया था दरियाए स्वात में, एंड देन देख ले उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। आगे बढ़ जाते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ पर नहीं है, फिर इंसान है और वो हर तरह से हम देखते हैं कि गलतियाँ जो है ना वो हर तरह से कर सकता है। अमरीकी रियासत टेक्सास जो है वहाँ पर भी इस वक्त सैलाब है, और कहा जा रहा है कि ये डेकेड्स का बदतरीन सैलाब है। इसके नतीजे में अभी तक 80 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। मजीद हलाकों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि दर्जनों अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो लापता हैं, बह गए हैं पानी। अच्छा, लापता है। और साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही थी कि सैलाब की जद में बच्चियों का एक समर कैंप भी था, वो सैलाब की जद में आ गया, जिसमें 27 बच्चियां और अमले के अरकान हलाक हो गए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये क्लाइमेट चेंज का वही मसला जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें सफ़र करने वालों में शुरू की फहरिस्त में ज़रूर है, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इससे गुजर रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो जो इदारे हैं जो फोरकास्ट पेश करते हैं, जिन्होंने पेश गोइयाँ करनी होती हैं, वो अलर्ट भी जारी करते हैं, और अगर अलर्ट जारी नहीं किया और इस तरह से सैलाब आ जाते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अलर्ट जारी किया गया है अगर, तो फिर वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है, अगर उन्होंने इंतजाम नहीं किए, फिर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन जानों के जाने से। लेकिन मसला ये कि जब जाने चली जाती हैं तो सिर्फ आप बात ही कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब लेट्स सी क्या होता है टेक्सास में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर वैसे हमें थोड़ी सी उम्मीद कमी नजर आती है, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हर लिहाज से हमें खतरे ही नजर आते हैं, लेकिन खतरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्लाइमेट चेंज का अब कहत की सूरत हाल भी दुनिया को दरपेश हो रही है। देखिए ना आप, एक तरफ सैलाब आ रहे हैं, कहीं पर कहत हैं, क्या है खबर जरा बताएं। खबर ये है कि जनूबी सूडान में खतरे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, आलमी इदारे ग़ज़ाई प्रोग्राम ने अशिया खुरानोश की फराहमी का आगाज़ कर दिया है, और इस दौरान तैयारे के जरिए भी कई इलाकों में ज़रूरी अशिया गिराई गई हैं। कितनी ख़तरनाक और अजीब सी सूरत हाल होगी, खुदा न खास्ता जहाँ पर कहत की सूरत हाल आ जाए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप देखें ना, हम अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के जो वहाँ पर बच्चों को देखते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ढांचे निकले हुए होते हैं बच्चों के, ये होती है कहत ज़्यादा बच्चों की या ऐसे इलाकों की। अच्छा, आपको पता है एक वक्त था जब अफ्रीका के बारे में कहा जाता था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल ये कॉन्टिनेंट है, और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊँ कि जो हुकूमत है उसकी नाअहली की वजह से, गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से, पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस की वजह से वहाँ की अब आवाम जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करने पर मजबूर है। और हम अक्सर, अभी नहीं, मैं तकरीबन बचपन से सुन रही हूँ कि अफ्रीका के अंदर कहत साली है, वहाँ पर कहत पड़ गया है, और बच्चे जो है ना वो कंट्रीज भी हैं, ये तो एक दुनिया में एक इमेज बना दिया गया कि सारा ही अफ्रीका शायद कहत साली का शिकार है, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका हमारे सामने, मोस्ट ऑफ अफ्रीका कहत साली का शिकार है, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। हमने अफ्रीका के बारे में आपसे बात किया, लेकिन पाकिस्तान की बात जो है ना वो पता है आपको हमारी प्रायोरिटी पर होती है, टॉप पर होती है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां जो है उनका सिलसिला जारी है। स्वीडिश हुकूमत ने इस्लामाबाद में वीज़ा सर्विसेज दोबारा से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वो तमाम लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो यूरोप जाकर देखें, उनके लिए अच्छी खबर है, और वो ज़रा गौर से सुने। तर्जुमान
स्वीडिश हुकूमत ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और स्वीडन की वजारत ख़ारजा के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत के बाद वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का फैसला हुआ है। इससे पाकिस्तानियों के मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। आपका कब जा रही हैं फिर आप यूरोप घूमने के लिए? जाऊंगी, इसके बाद तो मेरे ख्याल से जाना बनता है। अब तो मैं कन्विक्शन के साथ कहा है ना, अब तो मैं जाऊंगी। पता है टिकट कितने का? अच्छा बताएं। टिकट पता है कितने आपने पता लास्ट जो मैंने चेक किया था ना, अगर आपने जाना यूरोप और इंग्लैंड वाली साइड में 8 से 9 लाख का तकरीबन टिकट बन रहा है। पाकिस्तानी कुछ जायदादें बेचेंगे और चले जाएंगे। जायदाद बेचेंगे। अच्छा जी, तर्जुमान ये भी कह रहे हैं कि आज से पाकिस्तानी शेंजन वीजे के लिए दरखास्त दे सकते हैं। ये अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। 90 दिन तक स्वीडन के दौरों के लिए पाकिस्तानियों की दरखास्तों को मौसूल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करता है और पाकिस्तान इस मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है। स्टॉकहोम में दो तरफा मुशावरत में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने की है और स्वीडन की तरफ से स्वीडिश वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल बलाए आलमी उमूर ने इसकी सदारत की है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए जो स्वीडन जाना चाहते हैं। आप जाना चाह रही हैं? आपने मैं स्टॉकहोम जरूर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है ना, उससे मैं हमेशा बड़ी ना वो रही हूँ, इंस्पायर्ड रही हूँ। आपको पता है ना स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? जब आपको कोई कड़े और आपको उससे हमदर्दी महसूस होने लगे तो उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। तो मैं स्टॉकहोम जाके ना वो एक्चुअली देखना चाहती हूँ वो सारा एरिया की फैंटेसीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैंटेसीज होना अच्छी बात है। कब तक आप जो है ना लॉजिकल जिंदगी कैसे लाइवली रहना चाहिए। बिल्कुल सही, लाइवली रहना जरूरी। चलें जी, एक अहम मसला जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन से, कराची के इलाके लियारी में जो हादसा वाक़या पेश आया, 5 मंजिला इमारत के गिरने का। खस्ता हाल इमारत गिरने के नतीजे में 27 अफराद की हलाकत और 11 अफराद के जख्मी होने के वाक़े ने इंतज़ामिया की अहलियत पर कई सवालात खड़े किए हैं और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतहाई तशवीशनाक जो तफसीलात हैं वो अब सामने आने का सिलसिला जारी है, जिसमें यह भी है कि गिरने वाली इमारत को पहले ही खतरनाक करार दिया जा चुका था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पहले ही खतरा था तो उसे खाली क्यों नहीं करवाया गया और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पर वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने इजलास भी बुलाया, लेकिन 27 अफराद की अफसोसनाक मौत के बाद इजलास के बाद सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और वजीर दाखिला जिया लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया है और उन्होंने कहा कि अगर गफलत मजीद साबित भी होती है तो FIRs भी होंगी। लेकिन सवाल ये है कि ओहदों से हटा देना क्या ये इंसाफ है उन लोगों के साथ जिनके साथ ये हादसा पेश आते हैं? हम मुझे लगता है सवाल कर करके ना अब कराची वाले भी थक चुके हैं और हम लोग भी थक चुके हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली सवाल करना हमारा काम है तो हम करते रहेंगे। कराची की अगर हम बात करें तो इंतहाई खस्ता हाल 51 इमारतें जो है ना उनको गिराने का फैसला कर लिया गया है और शहर में खतरनाक करार दी जाने वाली 588 इमारतों से मुताल्लिक फैसला 2 हफ्तों के अंदर कर लिया जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले मैं टिकट्स भी पढ़ रही थी, टेलीविजन चैनल पर शर्जील इनाम मेमन के चल रहे थे। उन्होंने 51 इमारतों के बारे में बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा मखदूश हालत में, जिनमें से 11 को अभी तक खाली करवा लिया गया है ना। मेरा सवाल ये है कि 2 दिन के अंदर आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी इमारतें जो हैं वो मखदूश हालत में। इसका मतलब है कि डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। आपके पास मौजूद था, आपको पता था कि कौन कौन सी इमारतें खस्ता हाल हैं, किनको खाली कराया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्यों खाली नहीं करवाया गया, क्यों इस हादसे का इंतजार किया गया? जो मकामी थे वो तो ये भी कह रहे हैं हमें कोई नोटिस नहीं मिला, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम करी कि हमने नोटिस दिए हैं। लेकिन इन सारे सवालों के जरा जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर चीफ फ़हीमुज़्ज़मान साहब और इसके साथ साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। कहा जा रहा है कि ये जो इमारत है इसको खस्ता हाल करार दे दिया गया था, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये खस्ता हाल थी, पहले से मालूम था और इस तरह की दीगर इमारतों का, तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया, पहले क्यों नहीं खाली कराया गया इसको? 27 लोगों का जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और उनकी फैमिलीज को सब्र अता फरमाए। आमीन। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 2 है। एक तो ये कि हम ये चीज़ देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सर्वेज हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे सिंध में इस वक्त तकरीबन 750 बिल्डिंग ऐसी हैं जो डेंजरस हैं कि उनको टाइमली उनकी इवैक्यूएशन क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखें ये कि आपने किसी ना किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। जब तक ये सजा और जजा का कानून नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो हुकूमत सिंध ने इस वक्त जो जिन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है उनकी कमेटी बनाई है कि उनकी फैक्ट फाइंडिंग की जाए और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए और उनको सजाएं दी जाएं ताकि इस तरह के इश्यूज दोबारा ना आ सके।
ठीक है, ठीक है। अरसलान साहब ने जो है ना अपना सवाल मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब सवाल जो है अरसलान साहब, वो ये भी है ना कि कमेटी तो पहले भी बनाई गई थी, जो कि सीएम सिंध ने बनाई थी, स्पेशली एसबीसीए को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि वो काम किस तरह से कर रही है। और इससे पहले भी कई मरतबा हुआ है कि एसबीसीए जो है वो खबरों की जीनत बना रहा है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है इस इदारे के अंदर। नबील गबोल साहब भी जो है इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि जो हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती आ रही है कराची और सिंध के अंदर, वो भी जिम्मेदार है, वहाँ उनकी तरफ से भी नेग्लिजेंस हुई है इस सारे मामले में? मैडम देखिए, लेट बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। जो एक सच्ची बात है वो ये है कि 27 लोगों की जान गई। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हम सबके लिए, पूरे माशरे के लिए, हुकूमतों के लिए, अफसरान के लिए। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर, अगर जब तक हम इसको चीज़ों को नहीं देंगे, देखेंगे, जो इसके सॉल्यूशंस हैं या फ्यूचर रिफॉर्म्स हैं वो पॉसिबल नहीं है। और उसमें आपका, हमारा, हम सबका एक बड़ा अहम रोल है। बुनियादी, सबसे बड़ा बुनियादी इशू ये कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। लोगों की जो माशी कंडीशन है वो इस कदर अफसोसनाक है, क्योंकि आप देखें कोई भी फैमिली, अरसलान साहब, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना कि ये जो 27 जाने गई हैं या इससे पहले कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है, तब तक मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर पहले बात होनी चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसकी वजह से ये वाकया पेश आया, जिनकी 27 जो जाने गई हैं वो कौन जवाब देगा उन जानों का? उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। देखें, अगर मैं इस चीज़ के अंदर जाऊंगा कि वो कौन से जमातें थी जिन्होंने कराची के बल्दियाती नुमाइंदों को तबाह किया, इदारों को तबाह किया, तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे चले जाएगी बात। कहेंगे कि जी हम पे आवाज़ उठाई जा रही है। सबको पता है कि किसने क्लैशनकोफ कल्चर और ये मसले मसाइल, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। 3 इशूज हैं इस वक्त जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध फोकस कर रही है। तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है ना अरसा दराज से। देखें, लेकिन अथॉरिटीज तो गढ़ नहीं है ना, कोई एरियाज गढ़ हैं। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं या जो आपके बल्दियाती नुमाइंदे, वो तो गढ़ नहीं रहे ना। वो किसके गढ़ हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। तो हमारा कंसर्न ये है कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को हमने ना सिर्फ रोकना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज करानी है, और साथ साथ एक रिफॉर्म्स लेके आने हैं। उसमें हम 3 चीज़ें कर रहे हैं हुकूमत सिंध। सबसे पहले तो ये है कि 2022 में जब सर्वे हुआ, जो डिक्लेरेशन हुई, कौन से ऑफिसर्स, देखिए मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, वेदर देर आर लेजिस्लेशन, क्या वो कानून साजी हुई है? बिल्कुल हुई है। क्या रूल्स बने? बिल्कुल बने। क्या पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम्स, डिपार्टमेंट, सेक्शंस बने आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजरस बिल्डिंग के लिए? यस, इट इज देयर। हुकूमतों ने इंजीनियर्स अपना अपॉइंट किए, यस दे आर देयर। अब अफसरान काम अगर नहीं कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी, ये मैं नहीं कहता कि हुकूमतों पे नहीं आती है, हुकूमतों पे भी आती है, लेकिन जिम्मेदारी के भी आपके पे वो यार्ड स्टिक्स होते हैं कि क्या ये एक कोताही है, क्या ये नेग्लिजेंस है, क्या ये रेकलेसनेस है। एक सवाल का जवाब दे दें, देन हम फहीम उज़्ज़मा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाएंगे। मंजूर कादिर काका साहब एक हुआ करते थे, वो आजकल कहाँ पर है? कुछ आइडिया आपको? लेकिन काका साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है कि काका साहब कहाँ पे हैं और कौन है काका साहब, लेकिन मुझे इस चीज का आइडिया है कि लोगों की जान बहुत कीमती और अहम है, और हम उसके लिए पॉलिसीज़ थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस बने थे और जिनको कहा गया था कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन उनको उनके पर केसेस अभी भी है, लेकिन अभी भी वो मौजूद है। जी, बैरिस्टर साहब ने जो बातें की हैं, फहीम साहब, आप एक तो कितना अग्री करते हैं जो 2-3 पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं, और दूसरा ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो किरदार है वो हम माजी में भी देखते रहे हैं, हमेशा से सवालिया निशान रहा है। क्यों बेहतरी अभी तक नहीं आ सकी आपकी नज़र में? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया। देखिए, बैरिस्टर साहब जो हैं उस हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पिछले 17 साल से यकसुई के साथ सिंध पर और कराची पर हुक्मरान है। उनका वो माजी में नहीं जाना चाहते। मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो कम से कम माजी को समझने की कोशिश करें। लेट 1990s तक कराची के अंदर ग्राउंड प्लस 4 के ऊपर कैप था, यहाँ पर बिल्डिंग इससे ऊपर बन नहीं सकती थी। उसके बाद जो और कच्ची आबादियों वगैरह में भी ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग्स होती थी। हुआ क्या कि 1998 के अंदर जो सेंसस हुआ उसमें कराची की आबादी 1 करोड़ थी, और जो ट्रांसपोर्ट थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो 22-24 हजार बसें थी कराची में। कराची सर्कुलर रेलवे भी चलती थी। आज आबादी 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, एनीबडीज गैस,
मगर जो बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो 4 से 6 हजार रह गई। इसकी जिम्मेदारी तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे आती है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों खत्म हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म होने की वजह से जो दूर दराज इलाकों में लोग काम कर रहते थे और शहर में आके मेहनत मजदूरी करते थे, उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। इसलिए सडनली पिछले 20-25 साल में कराची के अंदर जो ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग थी, खास करके गरीब इलाकों में, कच्ची आबादियों में, वहां पर 6-6, 8-8 मंजिल की बिल्डिंग हमारे हुक्मरानों की नाक के नीचे बनी है। और ये कहना कि जी डीजी एसबीसीए को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला बाजी है। डीजी एसबीसीए कमाऊ पूत लगाई जाती है, एक के बाद दूसरा लगाया जाता है और उनको बाद में जो है बल्ली चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सो ये कहना कि जनाब हमें तो ये इसके अंदर इल्जाम ना दो, बिल्कुल इल्जाम देना चाहिए, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट होता, मैं चीफ मिनिस्टर होता और या मैं सीनियर मिनिस्टर होता, तो मैं सबसे पहले अपने फेलियर को एडमिट करता और अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं रिजाइन करता। कोई भी इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है कराची के अंदर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई इमारत गिरी हो, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, माजी में हम देखते रहे हैं और जितने मसले मसाइल हैं, 8 साल में 10 बिल्डिंगें गिरी हैं जी, और पिछले 8 साल में 10 इतने सारे मसले मसाइल हैं कराची के अंदर, जिस तरफ देखो वहां पर हमें एक मसला नजर आ रहा होता है। आपको लगता है इल्जाम की हद तक रहना सिर्फ काफी है? क्योंकि कोई भी इशू होता है, इल्जाम लगा दिया जाता है, उसके बाद थोड़ी अरसे के बाद देखते हैं कुछ होता ही नहीं है। देखिए बीबी, ये जो बिल्डिंगें कोलैप्स होना, लोगों का मरना, टैंकरों का मोटरसाइकिलों पे चढ़ जाना और इस तरह की जो दीगर पानी, शहर में पानी नहीं मिलना, लोग सिर्फ और सिर्फ डब्बों में और टैंकरों में लेके पानी, ये सिम्टम्स हैं, ये कंप्लीट गवर्नेंस के फेलियर का सिस्टम है का सिम्टम है। अगर ईमानदारी से अगर कोई इस सूबे में, इस शहर में अगर गवर्नमेंट होती तो आज लोग ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे होते, ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते कि जी मैं इल्जाम तराशी में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं इल्जाम तराशी में जाना चाहता? बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़हीम साहब, लेकिन क्या अब इस्तीफे आना ये इस बात का सोल्यूशन है या हल है, या फिर आप क्या समझते हैं निज़ाम में बेहतरी लाई किस तरह से जा सकती है, हल की तरफ जरा जाते हैं? देखिए कि सिंध में इस वक्त हर चीज, हर निजाम बेस्ड है करप्शन पे। आप समझती हैं करप्शन डीजी एसबीसीए के ऊपर खत्म हो जाती है? एसबीसीए की 3-3 महीने के लिए एसबीसीए का डीजी लगाता कौन है? कौन लोग? मसला ये ना कि हम अरबाब इख्तदार और हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि अवामुन्नास अंधे हैं, उनको समझ नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं, मजबूर हैं, आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। मगर ये कहना कि जनाब ये सब इसलिए हो रहा है और पहले यहाँ पर वो, अरे भाई जो हुक्मरान था वो तो हुक्मरान था, आज तो आप हुक्मरानों, पिछले 17 साल से डायरेक्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध पे। कराची में कंप्लीट कंट्रोल, बिल्डिंग कंट्रोल किसी केएमसी या उसके अंडर तो नहीं आता। ठीक है जनाब फ़हीम साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर लूँ, उसके बाद बैरिस्टर साहब की तरफ मैं जाऊँगी। आई एम श्योर वो जवाब भी देना चाहेंगे आपने जो भी बात की है। आप एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं कराची के, आपके दौर के अंदर इस सिलसिले में, क्योंकि मसले तो चलते आ रहे हैं ना कराची के अंदर अरसा दराज से, क्या काम किया गया या फिर आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहाँ पर काम किया? देखिए, जब मैं सबसे पहली बात थी, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस वक्त वी हैड अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैप किया हुआ था कि ग्राउंड प्लस 4 से बिल्डिंग ऊपर बन नहीं सकती कराची में। आज सर्विस स्ट्रीट रोड के ऊपर 29 30 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं। कच्ची आबादी में, लियारी में इससे 1 मंजिला 2 मंजिला से ज्यादा इमारतें। आज आप ये समझती हैं कि जो लियारी में या फेडरल बी एरिया में, लियाकताबाद में आपने कहा 588 डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त जो ग्राउंड प्लस 1 के ऊपर पूरे शहर के अंदर, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे फेडरल बी एरिया हो, नाज़िमाबाद हो, 4-4 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई हैं जिनकी फाउंडेशंस वर डिजाइंड फॉर ग्राउंड प्लस 1। वो सारी की सारी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके ऊपर प्रॉपर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। ओके फ़हीम साहब, जनाब आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, आप डेफिनेटली जवाब भी देना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या किया जाएगा आप सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि इस तरह के हादसात से
फ्यूचर के अंदर बचा जा सके। आई नो कि छोटे से सेशन के अंदर हल तो नहीं निकल सकता, लेकिन सिफारिशात दी जा सकती है या फिर इंटेंशन और प्लान पूछा जा सकता है कि क्या करना है फ्यूचर के लिए, बेहतरी के लिए। देखिए, एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है कि जो लोग जिम्मेदारान थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, प्लस एक कमेटी कमिश्नर साहब की जो सरबराही के अंदर है, जो एग्जिस्टिंग डेंजरस बिल्डिंग है उनकी आइडेंटिफिकेशन करना कि किस में मेजर रिपेयर हो सकना चाहिए, किस में इमीडिएट इवैक्यूएशन करवानी है लोगों की। प्लस सीएम साहब ने कमेटी बनाई है जिसमें मिनिस्टर लॉ भी हैं, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट भी हैं, मेयर साहब भी हैं, जो एक प्रपोजल देंगे फर्दर रिफॉर्म्स के लिए। और ये है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने लाजमी बनानी है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि ये सेक्टर का वो कौन सी सोसाइटी का वो कौन सा सेक्टर है जो इन खतरनाक बिल्डिंगों में अपने बच्चों के साथ रहने पे राजी है, मूव होने के लिए राजी नहीं है। हम किस तरीके से चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, किस तरीके से पूरी सोसाइटी मिलके इस वर्ल्ड जिनकी जाने गई हैं, एक सवाल मुझे करने थे बैरिस्टर साहब, जिनकी जाने गई हैं उनके खानदान वाले कौन से पर्सपेक्टिव में देखें इस सारे इशू को? देखिए, किसी की जान की, किसी के बच्चे की, किसी के वालिदैन की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन 1 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको प्रोवाइड कर रही है एज सर्टेन रिलीफ, नाम दें या आप कोई भी नाम दें, लेकिन जान की कोई इसमें वैल्यू नहीं है। और जिस उनकी तरह रिहाइश का बैरिस्टर साहब क्या बंदोबस्त करी है हुकूमत या दीगर बिल्डिंग्स, वहां से जो लोगों को निकाला जा रहा है, बिल्डिंग्स खाली करवाई जा रही हैं, क्या रहने का उनका इंतजाम है, किस तरह से वो अपना सिस्टम चलाएंगे, कुछ इस बारे में बताइए। देखें, आउट ऑफ 70451 जो है वो वेरी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जिनकी इमीडिएट इवैक्यूएशन है। उनके साथ पैरेलल उनके रिहाइश के पर जो एक बंदोबस्त करना है, एक सिलसिला करना है, उसकी एक कमेटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, कमिश्नर साहब की सरबराही में बनाई है कि किस तरीके से उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए तब तक कि उनकी ये दूसरी बिल्डिंग बन जाए। ये 51 जो वेरी डेंजरस हैं। इसके अलावा जो टोटल है नंबर, उसके अंदर सिंध में तकरीबन 740 है, जिसमें 550 के करीब कराची की हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव साइड। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, कि माजी को समझने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल उनके साथ इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, और माजी समझना है तो हमें 17 साल नहीं 70 साल का समझना है। आज इस जुलाई के माह में 5 मंजिला बिल्डिंग तो गिरी, ठीक है, एक खस्ता हाल बिल्डिंग जो 50 साल में थी, हमारी जिम्मेदारी है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी अपना शहर के अंदर मई के अंदर खड़ी हुई बिल्डिंगों को आग लगा दी गई, रहते हुए लोगों को जला दिया गया। तो पूरे जब इस सियासी सबको समझने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इस्तदा ये है या दुआ ये है या उम्मीद ये है कि इस समझने के प्रोसेस के अंदर मजीद जाने ना जाए किसी की भी नाअहली की वजह से। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अरसलान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा साहब जनाब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। इस इशू के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ फॉलो अप लेते रहें, इस पर बात करते रहें। और कराची वालों को ये जो मसला, एक बहुत बड़ा मसला है, जब आपकी एकोमोडेशन, आपकी रिहाइश का मसला हो जाए, आपकी जानों का मसला हो जाए और उसके ऊपर कोई बात करने वाला ना हो, तो उस पर बात करना जो है ना वो आपका फ़र्ज़ बन जाता है, एक जहाद बन जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो उस पर बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना उसने ऐसा परफॉर्म किया है कि हमारे सीने जो है ना वो चौड़े कर दिए। पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाह वाह हुई है, चाहे वो मैदान जंग की बात हो या फिर सिफारती सतह पर हो या फिर पाकिस्तानियों की रेजिलियंस की बात हो। पाकिस्तानियों ने हर जगह पर साबित किया है कि उनके जैसा कोई नहीं है। मीडिया वॉर भी हो, एग्जैक्टली, ओ सॉरी मैं भूल गई थी, हमने अपने आप को क्रेडिट दिया। खैर जी, पाक भारत जंग की बात करें तो उसमें शिकस्त हुई है। इसके बाद मोदी सरकार को मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और सच को छुपाने की कोशिशों में भारत को मजीद हजीमत भी उठानी पड़ रही है। उनको समझ नहीं आ रही है कि कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात नहीं बतानी। बौखलाहट इसी को कहते हैं। चंद रोज पहले फिलाडेल्फिया के कबल जो है इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान को बैरूनी मदद हासिल थी। इस दावे को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी की कमी को साबित करता है। और ये भी कहा कि बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में हिचकिचाहट के अक्कास हैं। भारतीय जो बयानात हैं उनका मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी
के हवाले से बात करना और खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। गुज़श्ता रोज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से उन्होंने खिताब किया और फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अभी भी डिटर्मिन है। डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है और हम भी पूरे कॉन्फिडेंट हैं। हमने देख लिया परफॉर्मेंस हमारी जो अफवाज हैं उनकी जानिब से। अच्छा, अब कहा क्या है फील्ड मार्शल ने, पहले थोड़ा सा आपको वो बता देते हैं, थोड़ी सी उनकी स्टेटमेंट्स बता देते हैं, देन हम इसके ऊपर ज़रा कोशिश करेंगे एनालिसिस भी लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम भारत पर आयद होगी और भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा है। जंगें मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जा सकती हैं और ये भी कहा है कि जंगें पेशेवराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। एक तो मैदान जंग था, दूसरा फिर मीडिया का मैदान था। मीडिया के मैदान में हम यहाँ पर बैठे हुए थे और ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ साथ मौजूद थे और वो एनालाइज भी कर रहे थे और हमें बता भी रहे थे कि क्या हो रहा है इस वक्त, समझाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग भी कहेंगे आपको। गुड मॉर्निंग। फाइनली भारत की तरफ से ये कोई पहली दफ़ा तो है नहीं, लेकिन ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि पहली मर्तबा कहा जा रहा है कि जो जो नुकसानात हुए इंडिया के, जिनको वो अभी तक छुपाता आ रहा था, अब वो मजीद छुपाना मुमकिन नहीं रहा है। लेकिन ये जो भोंडी कोशिश अभी नज़र आ रही है कैंप पॉलिटिक्स की, कि जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए और ग्रुपिंग की बात की जाए कि किस तरह इंडिया अकेला नहीं, सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ रहा था, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, बल्कि और भी ममालिक शामिल थे। ये अपने आप को बचाने की कोशिश है इंडिया की। देखें, जब आप एक झूठ को छुपाते हैं तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सेकंड, आप अपनी नाकामी को, अपनी कमांड फेलियर को, अपनी जो एक मिस कोऑर्डिनेशन होती है फौज की और हुकूमत की, उसको देखें वर्सेस पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से एक प्लानिंग की, उसके बाद पूरी कौम को यकजा किया और पूरी कौम इकट्ठी होकर एज ए नेशन दे फॉट अगेंस्ट एनिमी एंड दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये फर्क था। और उसके बाद ये आप बताएं कि अगर आपने, आपकी फौज की अनट्रेन अनप्रोफेशनल है, आपकी लीडरशिप जो है उसके एग्जेक्टिव ऑर्डर ने दी और मिस कोऑर्डिनेशन थी, तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना की और तुर्किया की सपोर्ट थी। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया के पास राफेल तैयारे कौन से मुल्क के, फ्रांस के हैं? इंडिया के पास कोई सपोर्ट थी? इजराइल के पूरे ड्रोन उन्होंने वहां, और उनके ऑपरेटर्स आए हुए थे, कश्मीर में बैठे हुए थे। उसके बाद रशिया के जहाज ये जो MiG-29, सुखोई Su-30, उसके बाद उनके S-400 मिसाइल डिफेंसेस थे, ये किसके थे? रशिया के थे। मिराज तैयारे अगेन फ्रांस के थे। अमेरिकन ने बहुत वेपन एमिशन दिया हुआ है। इजराइल के ड्रोन चल रहे थे। क्या हम ये कहें कि इंडिया को फ्रांस की सपोर्ट हासिल थी, रशिया की सपोर्ट हासिल थी, ईरान उसकी फिजिकल तो थी इजराइल की, बट वी नेवर सेड। उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी कॉम्पिटेंस का होना जरूरी है ना। यू नीड टू हैव अ मैन बिहाइंड द मशीन, यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल सोल्जर बिहाइंड इट, प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड मोटिवेटेड विद जज्बा ईमानी सोल्जर, जो आपके पास पायलट्स हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ट्रूप्स हैं, वो है फोर्स मल्टीप्लायर, जो इनके पास नहीं है। आपने, इन्होंने अपने एयर डिप्टी चीफ को 2 दिन पहले सैक कर दिया। उसने कहा कि हमारे पायलट्स ट्रेन नहीं है राफेल उड़ाने के लिए। आप बताइए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये तस्लीम नहीं कर रहे थे पहले कि कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई राफेल का नुकसान हुआ है, कोई माली नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही फिर एक तकरीब रखी जाती है, उसमें फिर एजाज़ात दिए जाते हैं। ये किस तरह से फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों को? पहले वो अपने लोगों को कह रहे थे भाई हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। इतना फनी है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के DGISPR ने द डे डी-एस्केलेशन हुई, सीज़फायर हुई, क्लियर बताया कि हमारे 11 फौजी शहीद हुए हैं, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान और बाकी, और उसके बाद कितने जख्मी हुए, सिविलियन कितने शहीद हुए, एक एक डिटेल बता दी। और आपने लम्हा लम्हा अपनी कौम को आगाह रखा व्हाट इज हैपनिंग, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ तक कहा कि अगर लड़ाई शुरू करेंगे तो एंड हम करेंगे, ये भी कहा आपको, हम नुकसान इकोनॉमिक मिलिट्री नुकसान करेंगे, मत लड़ाई करेंगे, वी आर पीसफुल नेशन। लेकिन इसके बरक्स इंडिया ने अपने जहाज छुपाए। अब 250 लोग मारे गए, आप मुझे बताएं, ये छुपाते रहे।
टोटली छुपाया इन्होंने। आप कह रहे हैं 100 लोगों को एजाज दे रहे हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स उन लोगों को दिया जाता है जो एक्स्ट्रा कॉल ऑफ ड्यूटी में एक्स्ट्रा ब्रेवरी दिखाते हैं, एक्स्ट्रा कोई ऑपरेशन करके दिखाते हैं जिससे दुश्मन को बड़ा नुकसान हुआ हो। 4 पायलट जो 3 के राफेल्स की और एक रशियन का है, चारों को एजाज दे रहे हैं। किस बात करके उन्होंने इतने बड़े $280 मिलियन का एक जहाज गिरा दिया? कोई नुकसान किया पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान के पायलट का नुकसान किया। अभिनंदन पकड़ा गया, जहाज गिराया, पकड़ा गया, कैदी बना, फंटास्टिक टीवी के इंडिया गया, वीर चक्र सबसे बड़ा एक गारंटी अवार्ड दे दिया। सो दिस इज व्हाट इट इज। और वो कौम जो अपने शहीदों को, जो अपने ओन नहीं करती है, वो ट्रुथ का मोरल कभी हाई हो ही नहीं सकता। इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया कि फैमिली उनकी तस्वीरें नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली बहुत सारी लिमिटेशंस उनके ऊपर लगा दी हैं, लेकिन अगेन जिनकी जानें भी गई हैं, चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर ही हूँ, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तो डेफिनेटली हमारे दिलों में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे। अच्छा, हम थोड़ी सी ज़रा सिफारती सतह की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने डेफिनेटली सिफारती सतह पर भी बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया है, हमें उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। दूसरा, ये ब्रिक्स का जो अभी इजलास हुआ है, उसके अंदर एक तो ईरान और इसराइल वाले मामले पर भी बात हुई और इंडिया पाकिस्तान के मामले पर भी बात हुई, और वहाँ पर भी इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको यहाँ ब्रिक्स में भी उठानी पड़ी है, ये जलीलो रुस्वा में, ये एससीओ में भी वहाँ पर राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया वो डिक्लेरेशन और भाग गया। वो वहाँ पर भी उन्होंने किया, बात की। पहलगाम को वहाँ भी ऐड नहीं किया, यहाँ पर भी ना इन्होंने पाकिस्तान ने नाम लिया। सो इनको हर जगह पर क्वाड के अंदर देख लें। इंडिया, आप ये देखें, पाकिस्तान हैज रीइमर्ज्ड एज अ मेजर ये रीजनल स्टेबलाइजर इस मुल्क के अंदर। अब इंडिया इज आइसोलेटेड। आप देखें, ईरान की कमर में इन्होंने चुराग खोपा, जब वहां पर इन्होंने तमाम अपने एक नेटवर्क मसाद के साथ मिलकर रॉका बनाया और सारे साइंटिस्ट और फौजी कमांडर को मारा, तो उन्होंने भी चाह मार से कहा जी इनको किक आउट करने के लिए। बांग्लादेश ने इनको छोड़ दिया है। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, हर जगह से जितने भी इनके पड़ोसी हैं, किसी के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ बॉर्डर लगता है, चाइना भी। तो ये आइसोलेट हो गए, टोटल आइसोलेटेड नहीं है। कोशिश थी कि पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार किया जाए, खुद तन्हाई का शिकार होकर रह गए हैं। इस पे वो कुछ दिन पहले भी एक शेर कोई कह रहा था कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद, क्वेश्चन के ऊपर हमसे बात कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने गाड़ी में पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक तवील सफ़र करने का जो ख्वाब देखा था उसे पूरा कर दिखाया है। उनका 30,000 किलोमीटर का ये तवील सफ़र बलूचिस्तान से शुरू हुआ और फिर ईरान, तुर्की, बल्गारिया, बेल्जियम, रोमानिया, बहुत सारे ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लक्समबर्ग, लिथुआनिया। आयशा, आगे आप बताएं। लतविया की बात कर ले, फिनलैंड की बात कर ले, स्वीडन भी गए हैं, डेनमार्क भी गए हैं, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और आखिर में ग्रीस तक उनका ये सफ़र पहुंचा। और ये सफ़र ना सिर्फ कुदरती मनाजिर, मुख्तलिफ कल्चर्स के नज़ारों और तरह तरह के खानों से भरपूर था, बल्कि मोहब्बत, सब्र और एक दूसरे के लिए सपोर्ट की अलामत भी रहा है। आपकी मुलाकात हम करवाते हैं जोड़े से, लेकिन ब्रेक में हम काफ़ी उनसे बात कर चुके हैं और मैं उनको बता चुकी हूँ ये जो सब कुछ करके आए हैं ना, ये मैं चाहती हूँ कि मैं भी मैनिफेस्ट कर लूँ, इसलिए हमने उनको बुलाया, उनसे बात भी करते हैं। हम थक गए, हमने कहा नहीं ब्रेक लेते हैं, दूसरा बंदा बताए, लेकिन वो सफ़र करते करते थके हैं या नहीं है, जरा उनसे पूछ लेते हैं। साथ मौजूद हैं अख्तर और उनकी अहलिया हैं लाइबा सिद्दीकी, दोनों हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कब वापसी हुई है जनाब? और 2.5 महीने तकरीबन लगे? 2.5 महीने का ट्रिप था हमारा और अभी 3 वीक्स हो गया मैं वापस आया। पहले तो ये बताएं कि छुट्टी कैसे मिल गई आपको काम से? ये बताएं। We didn't actually taken off. He works remote वैसे ही, और मेरा जो था वो मैंने काम थोड़ा सा रिमोट स्विच किया। I work as a speech and behavior therapist. तो that's how मैनेज हो जाता है। साथ सबसे पहले तो ये बताएं कि सफ़र ये जो आपने शुरू किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? कैसे सोचा कि हमने ये गोल लेके चलना है? ये गोल भी कैसे सेट किया आपने? राइट, अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले
मैं एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट भी हूँ, तो और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तब मुझे पता चला कि कराची से इस्तांबुल तक एक रोड ट्रिप जा रहे हैं। आई कॉल्ड देम, और जब मुझे पता उसकी प्राइसेस पता चली तो मैंने फ़ोन रख दिया एंड आई वाज लाइक ये डुएबल नहीं है। हमने कहा कि ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एंजॉय करना। एग्जैक्टली। तो फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद वी फाइनली मेड इट, और एक दिन लाइबा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे शेंगन का वीज़ा आ गया था, एंड वी वर लाइक कि अब हमें जो है ना, एवरीबडी गोज ऑन अ प्लेन, हमें जो है गाड़ी पे जाना चाहिए। अच्छा, ये आइडिया आपका था, लाइबा का था? ये He's the one with the ideas. हाँ, मेरा बिल्कुल ड्रीम भी था, आइडिया भी था, और ही इज द वन विद द प्लानिंग एंड यू आर द वन कि अच्छा हम जाने लगे हैं, क्या कर रहे हैं आप? चलें। अच्छा, आज ही जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो ये खबर दी थी स्वीडन वाली कि स्वीडन जो है ना वो अब कह रहा है कि थोड़ी सी आसानी कर रहे हैं वीज़ों के लिए, और उस पर मैं बात कर रही थी अनम से कि भाई पता है कितने पैसे लगता है टिकट में? आपने तकरीबन 22 कंट्रीज इस एक ट्रिप के अंदर 2.5 महीनों में गुजारी हैं। नहीं, कोई जायदाद बेची, कोई घर बेच, प्लॉट बेचे, क्या किया? कैसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज मैनेजेबल। वी हैड प्लान्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हम लोगों ने ट्रिप करना ही करना है। तो वी हैड द बजट एंड वी वर वर्किंग ऑन द गो एज वेल। ये बजट के हवाले से हम आपसे तफसील में भी पूछेंगे, क्योंकि जो लोग जाना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी लोगों की ख्वाहिश होती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते somehow। किसी के पास बजट नहीं होता। मैं बहुत गौर से सुन रही हूँ। आयशा बहुत गौर से सुन रही है। अच्छा लाइबा, आपका सफ़र, आपका जर्नी कैसा रहा? कैसे, जैसे हम ब्रेक में भी आयशा बात करी थी, लड़ाइयाँ नहीं होती, मियाँ बीवी तो आपस में लड़ते हैं। मैं अपने मियाँ की बात करूँ, हम तो छोटा सा एक सफ़र करते हैं तो हमारी लड़ाई हो जाती है। आप लोग कैसे मैनेज करते रहे? आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नेचुरल टू हैव फाइट्स, बट जब आपको पता है कि आपने एक तो ज़िंदगी भी साथ गुजारनी है, दूसरा ये कि पूरा जो सफ़र है उसके दरमियान ऐसा नहीं है कि अब मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। वहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कहीं भी नहीं जा सकते आप। बट इवन अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग एज मेजर के we'd call it disagreements बहुत सारी चीज़ों पे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बिकॉज़ जो ये लड़ाइयाँ थोड़ी होती हैं, ये तो प्यार ही होता है, प्यार मोहब्बत होता है। hasn't been अल्हम्दुलिल्लाह any major fights या कुछ, बट डिसएग्रीमेंट्स हमारे सफर कहाँ से शुरू? इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी के साथ सफर करते हैं ना, कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आप वो इंसान कैसे है। एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू वर ट्रैवलिंग टुगेदर। वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स आप लोग करते रहते हैं। अच्छा, इन 22 कंट्रीज में से आप दोनों की एक एक करके मैं पूछ लेती हूँ, फेवरेट कौन सी रही जिसके ऊपर जाकर, जहाँ जाकर आपने सोचा कि भाई ये पैसे वसूल हो गए हैं मेरे को यहाँ पर आके ना? फेवरेट हम लोग की दोनों की एक ही है, अच्छा, स्विट्जरलैंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री दैट वी विजिटेड, बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मतलब आपको जो टॉप कंट्रीज आप रेट करते हैं कि जहां आप बार-बार जाना चाहें? अच्छा, सेकंड पे अगेन वी हैव अ डिसएग्रीमेंट। मेरा स्वीडन है और इनको जो है वो फिनलैंड ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, आप इतने ममालिक में गए हैं, पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट या पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम ग्रीन पासपोर्ट कौन से ममालिक या कौन से लोग करते हैं? अच्छा, ओवरऑल हमें जहाँ पर भी हम लोग गए वी वर वेलकम्ड, होल हार्टेडली हमें वेलकम किया। सबसे ज़्यादा तो आई विल प्लेस ईरान ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, जो इरानियंस की हॉस्पिटैलिटी थी वो अनमैचेबल थी बाकियों से। दे ओपन देयर डोर्स फॉर अस। हमें घर में भी इनवाइट किया बहुत सारे लोगों ने, हमसे बहुत सारे लोगों ने खाने के भी पैसे नहीं लिए। अच्छा, ये तो वैसे जो बाहर से ट्रैवलर्स आते हैं वो पाकिस्तान के बारे में ये कह के जाते हैं। अच्छा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी तो चल रहा था, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ईरान, उस दौरान आप ईरान में थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? वापसी के रास्ते में थे, बट वी मेड इट आउट अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। एवरीथिंग वाज अल्हम्दुलिल्लाह सुपर कंफर्टेबल। और मतलब अगर आप कहें तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में जिस तरह से इन्होंने बताया कि स्विट्ज़रलैंड जाके ना you just think to yourself कि अल्लाह ताला इसके बाद जन्नत भी है। अरे वाह, that's literally what you think। and similarly सामान पैक करना पड़ेगा मुझे पहले उससे पहले ना सेविंग शुरू करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन ये कि आप इतना ट्रैवल कर लेंगे, इतनी लंबी ड्राइव, बाय द वे आप दोनों ड्राइव करते हैं, एंड यू डोंट हैव किड्स राइट? नो, नॉट येट। तो अब फिर इतनी लंबी ड्राइव जो है वो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? किस तरह से करते थे? दिन में ड्राइव करते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज ड्राइविंग। तो इनको ड्राइविंग का शौक भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग वैसे ही
कहीं निकलना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। मुझे जो इनिशियली एक फियर था कि शायद हम बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाएं, बट अल्हम्दुलिल्लाह द कार वाज क्वाइट कंफर्टेबल और हम लोगों को कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। और बाकी ये कि रात को हम लोगों को जहाँ पे स्टॉप लगाना होता था वहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी पार्क करते थे और हम सो जाते थे। क्या बात है, होटल का भी वो। अच्छा, आप लोगों ने गाड़ी में सोए? गाड़ी नहीं, आफ्टर 1 और 2 डेज आपको होटल जाना होता है, लेकिन जहाँ पे इस तरह होता था कि हमने सिर्फ गुजारनी है वो जगह। राइट। सो ओवर देयर वी डिडंट पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। हमने गाड़ी के शेड्स लगाए। एक मुल्क में कितना टाइम स्पेंड करते थे, यानी 2-3 दिन या कितना टाइम? समटाइम्स 1 डे, मैक्सिमम 2 डेज। कुछ कंट्रीज तो हमने एक पूरे 1.5 दिन में 5 कंट्रीज क्रॉस किए हैं। सो 1.5 दिन में 5 कंट्रीज। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी लेफ्ट प्राग एंड हमने स्टॉप लगाया फिनलैंड पहुंच के, जिसके बीच में फेरी राइड भी इंक्लूडेड थी। कहाँ पर जाके आप डिसअपॉइंट हुए कि किधर आ गए, ये क्या? सुना बहुत था लेकिन ये क्या है? अच्छा, डिसअपॉइंट तो नहीं कहूँगा, असल में हमारी जो थी वो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी बुदापेस्ट के बाद। बुदापेस्ट हंगरी बहुत लाइवली सिटी था, वो डैन्यूब रिवर और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसके बाद व्हेन वी वेंट टू वियना ऑस्ट्रिया, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर सका, बिकॉज वो बहुत लेड बैक किस्म का सिटी था। अगर आपको आर्ट का शौक है तो वो बहुत आपको फैसिनेट करेगा, तो हमें उस तरीके से वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अदरवाइज था वो भी खूबसूरत था। अच्छा, वो यूरोप का सबसे छोटा कंट्री भी कहलाता है ऑस्ट्रिया, इंडिया। क्रॉसिंग ना एक के बाद एक आ रही है ना, तो आपका कंपैरिजन चल रहा होता है। और हम लोगों ने जितना भी व्लॉग्स वगैरह भी जो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमारा कॉन्स्टेंटली ना कंपैरिजन चल रहा था कि अच्छा पीछे इस तरह था, आगे इस तरह नहीं है। सो व्हेन बुदापेस्ट वाज दैट लाइवली, तो उसके कंपैरिजन में हमें वियना वी फाउंड अ लिटिल डल। अच्छा, तो चैलेंजेस क्या आए आपको? कहीं किसी मुल्क में जाके आपको लगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स में मसले आ गए या कोई इस तरह के मसाइल आ जाते हैं अक्सर ट्रैवलिंग में, खासतौर पर जो बाय रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस तरह के मसाइल? शेंजन वीज़ा में वो तमाम कवर हो गए जितनी भी कंट्रीज आप गए? अच्छा, हमें जो चैलेंजेस थे वो जाने से पहले ही आए थे। जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे या जिससे पूछ रहे थे, तो सब हमें जो है अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ट्रिप पे हमें कहीं पर किसी किस्म का इशू नहीं आया। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑस्ट्रिया एंटर करने की बात करें, वहाँ पर जो है फेस कवरिंग बैन है, बट जो बॉर्डर पेट्रोल थे पुलिस ऑफिसर, उन्होंने इतना मुझे जो है पोलाइटली ये सिर्फ रिमाइंड करवाया कि जस्ट लेट योर वाइफ नो दैट फेस कवरिंग इज़ नॉट अलाउड। राइट, एनफोर्स नहीं किया। तो दे वर वेरी वेलकमिंग और वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तानीज। अच्छा, रोमानिया में हमारे साथ बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पर जब हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे थे, तो पुलिस ने जब हमें चेक करने के लिए आए, तो पुलिस वाज सो एक्साइटेड टू सी अ पाकिस्तानी कार फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, उन्होंने हमारे साथ तस्वीर भी ली और दैट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग जेस्चर। अच्छा, समटाइम्स आप यूरोपियन कंट्रीज या यूएस वगैरह में कहीं जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं कि हम किसी पाकिस्तानी से पहली मर्तबा मिले हैं, या समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है। ये मुझे यूएस जाके पता चला था, बाय द वे। अच्छा, एक ये जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये चल जाता है पूरे यूरोप के अंदर भी चल जाता है? उसके लिए कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, हमारे इस्लामाबाद का लाइसेंस था, उधर से हम लोगों ने इंटरनेशनल लाइसेंस लिया, ठीक है, और वो हमारा हर जगह पर चला था। व्हाट डिड यू लर्न इस ट्रैवल से? देयर वर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। एक तो ये कि द फर्स्ट थिंग वाज कि इट इज़ पॉसिबल टू बी ऑन अ ग्रीन पासपोर्ट। सबसे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कैन यू डू इट ऑन अ ग्रीन पासपोर्ट? 100% यू कैन डू इट। और ग्रीन पासपोर्ट इज़ वेलकम्ड एवरीवेयर। जब हम लोग बल्गेरिया भी जा रहे थे, द बॉर्डर क्रॉसिंग और इमिग्रेशन जस्ट टुक अस 2 मिनट्स। अच्छा, और ही वाज आल्सो फैसिनेटेड कि मैंने पाकिस्तानी तो देखे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी पहली दफ़ा देखी है। तो उसके बाद कस्टम्स ने भी जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तानी गाड़ी देखी, उसने खोल के गाड़ी चेक भी नहीं की। वाज लाइक, आप जाएं। वाओ, यानी वो जो लोग ट्रस्ट सोच रहे हैं ना कि शायद पाकिस्तानियों के बारे में शायद नेगेटिव वे में, जब वो नहीं है। आई थिंक एवरीवेयर जो हमने एक तरह से होता है, एक डर होता है कि यार कोई मसला ना आए, स्पेशली बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे। दे वर सो फैसिलिटेटिव। और नकाब की मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिनका मुझसे भी स्पेसिफिकली सवाल होता है कि लाइबा नकाब में जा सकते हैं, उतरवाएंगे तो नहीं, जो भी नकाबीज़ होते हैं। सो आई वुड लाइक टू लेट देम नो कि स्पेशली जो रिस्पेक्ट बॉर्डर्स पे मुझे मिली है ना, कि वो ऐसे करते थे कि मतलब प्लीज़ कैन आई रिक्वेस्ट कि आप इसको, यू नो, लाइक इन अदर प्लेसेस व्हेन यू गो देयर यूजुअली लाइक उतारें, यू नो, बट निकाब की वजह से आपको शायद ज्यादा रिस्पेक्ट। कभी वो सेपरेट चेंबर में बुलाएं, फीमेल पुलिस को अलग से बुलाएं नकाब रिमूव करने के लिए। इवन इन ऑस्ट्रिया दे सेड के बैन है, आपको फाइन हो। हमने गूगल शूगल करके सब देखा कि बैन है। जर्मनी में बैन था, फ्रांस में बैन था। नोवेयर डिड एनीबडी
forced आप me to घर से remove जब it. जा रहे थे तब आपके जहन में था कि इस Yes, तरह का चैलेंज हमने आ सकता है? मास्क रखे हुए थे कि अगर इस तरह का कोई चैलेंज आया विल जस्ट रिप्लेस इट विद अ मास्क, लेकिन ऑस्ट्रिया में मास्क पे भी बैन है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes. चीज़ है और मैं चाहूँगी कि इसको हम मेंशन कर देते कि आपने एक मैसेज भी दिया है पूरी दुनिया को, जिसने आपकी स्टोरी को कवर किया, ये देखा। लोग ये समझते हैं कि अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं तो शायद इस्लाम जो है ना वो बड़ा जुल्म कर रहा है और दबा के रख रहा है औरत को, लिमिटेशन हदूद के अंदर रखा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है अगर आप ये करना चाहते हैं, बट दुनिया जो है ना वो आपके लिए खुली हुई है और ये साबित किया लाइबा ने। इन द एंड लाइबा, आप इन लॉज के साथ रहती हैं, उधर से सपोर्टिव थे क्योंकि इतनी ज्यादा टाइम के लिए घर से जाना, बहुओं को कहते हैं ना कि वो लंबे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, दे वेरी लव, वेरी सपोर्टिव। अच्छा, खर्चा मुझे बता दे, सबसे मेन जो क्वेश्चन है जो लोग जानना चाह रहे हैं, बार-बार खर्चा कितना हुआ है? खर्चा जो है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ 5-स्टार होटल और यू वांट टू स्टे इन अ 3-स्टार, बट आप समवेयर बिटवीन थिंक ऑफ 10,000 से 20,000 डॉलर के बीच में। 10,000 से 20,000 डॉलर ईच? नहीं, टोटल बहुत महंगा नहीं है। आई टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, ईरान में पेट्रोल इज 8 रुपीज़ पर लीटर। वी ड्रोव 3200 किलोमीटर्स इन ईरान, हमारी पेट्रोल कॉस्ट आई थी 1450। अच्छा, रुपीज़, पाकिस्तानी 1450 रुपए। अच्छा, राइट। अच्छा, चलें जल्दी से नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपनी बता दें, फिर हम जरा we'll go back to Southeast Asia, एक्सप्लोर करेंगे दोबारा। We have been to a lot of countries, लेकिन there are still a few remaining जो हम इंशाल्लाह सितंबर में जा रहे हैं। All the very best। I hope आप इस तरह से घूमते फिरते रहे इंशाल्लाह, ऐसे ही एंजॉय करते हैं और आपकी मोहब्बत जो है ना वो भी बरकरार है। जी, ये साद और लाइबा थे। आई होप आप लोगों ने इंस्पिरेशन ली होगी इनसे। मैंने तो बड़ी इंस्पिरेशन ले ली और मैंने पूरी अपने दिमाग में कोशिश किया कि मैनिफेस्ट भी हो ही जाए। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपको पता है अपने इस प्रोग्राम में सबसे आगे में हम तालीम के बारे में भी बात करते हैं और अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना वो कहाँ पर रेट करती है। पाकिस्तान का आला तालीमी निज़ाम जो हमारी तरक्की, हमारी मुआशी खुशहाली और नौजवान नस्ल की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की बुनियाद होना चाहिए। एक हालिया रिपोर्ट जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम कोशिश करेंगे कि आज भी उसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान में एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है उसकी ये सवाल भी उठाएंगे। दुनिया की जामियात की मोतबर दर्जाबंदी करने वाले इदारे QS ने अपनी ताज़ा तरीन वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 350 जामियात में जगह नहीं बना सकी। आपको याद है ना, चेयरमैन HEC चंद रोज पहले डॉक्टर मुख्तार अहमद भी हमारे इस शो में आए थे और उन्होंने आगे कहा था कि वो ठीक है आप इस रिपोर्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान से ही कंपैरिजन किया जाए तो हमने एक्सेल किया है, हम बेहतरी की तरफ गए। हमने सोचा कि इसके पर दोबारा अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल आपने भी इंट्रो में बात की है, ये सारी सूरत हाल मजबूर करती है कि हम गौर करें इस बात पर कि आखिर क्यों हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आलमी मयार पर पूरा नहीं उतर रही। हमारे निसाब, रिसर्च, फैकल्टी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी में कमी क्या है, कहाँ पर कमी है जिसकी वजह से हम आलमी मयार पर पूरा नहीं उतर पा रहे और हम नौजवानों को आलमी मार्केट के मुताबिक तालीम फराहम क्यों नहीं कर पा रहे। ये सारे सवालात आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में भी हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और स्पेशली अगर हम बिजनेस स्कूल्स की बात करें उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े नाम भी प्रोड्यूस किए हैं और वो इस तरह का एक क्वालिटी एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं जो लोगों की काम भी आ रही है एंड डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको हेल्प भी करी है। IBA उनमें से एक जो है हम कह सकते हैं एक इदारा ऐसा है। इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA कराची डॉक्टर S अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको वेलकम करेंगे अपने इस शो के अंदर। IBA टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स में से एक है। सबसे पहले तो मैं ज़रा इसके बारे में चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बात करें कि किस तरह से IBA काम कर रहा है और बिजनेस की एजुकेशन की अगर हम बात करें कहाँ पर स्टैंड करता है पाकिस्तान, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या कोर्सेज जो यहाँ पर दिए जाते हैं वो किस तरह के हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो इंट्रो दिया बहुत अच्छा दिया। उसमें आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हैरत होती है कि इतना बुरा मयार है। मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं होती। तो मैं तो समझता हूँ कि एक्सपेक्टेड है जिस तरह का हमारा आला तालीम का निज़ाम है और जिस तरह जो उनके मसाइल हैं वो खासे सब जानते हैं और तस्लीम भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करते। मिसाल के तौर पे इस साल जो HEC की जो फंडिंग है जो जारी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो कम होती जा रही है। रिलेटिवली पिछले 3-4 साल में कम हुई है, तो फिर आप कैसे बढ़ेंगे। हमारे पास तकरीबन 267
267 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से बेशतर ऐसी हैं जो डिग्री देती हैं, तालीम नहीं देती। और ये बहुत फ़र्क है एक चीज़ों का, तालीम देना, तालीम हासिल करना और डिग्री देना। डिग्री तो जो कहते हैं ना, वो एक मशहूर एक फ़िक्रा था कि डिग्री तो डिग्री होती है, तो हमारे यहाँ यही चलता है कि डिग्री डिग्री होती है, तालीम फ़र्क चीज़ होती है। ये बहुत अफसोस की बात है और इस पर आपको चाहिए कि आपके प्रोग्राम डॉक्टर साहब, मसला ये है ना कि इसके ऊपर इसके ऊपर हम तो बात करते रहते हैं, डेफिनेटली आप जैसे जो एकेडेमिया के लोग हैं वो भी बात करते रहते हैं, लेकिन जिनकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए ये मामला, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया कि बजट जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स उसका बजट कम ही होता जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर स्टैंड करती है। बड़ी हैरत की बात है, ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं, ये देखें 21वीं सदी के 25 साल ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी इज ओवर। हम बात करते हैं नॉलेज इकोनॉमी, इल्म के बगैर, आईटी के बगैर, इन चीज़ों के बगैर आगे मुल्क नहीं बढ़ता। बिल्कुल बात सही है, हमेशा से इल्म बहुत अहम रहा है, अब उसकी नौयत और ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है ना, ये इनकी मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, मुख्तलिफ मसाइल में फंस जाते हैं, सही तरह बात नहीं करते। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि फाइनेंसेस जो होता है इज़ नॉट द ओनली थिंग। अगर आप तो ये जो है जो पैसे मिलते हैं HEC की तरफ से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिल जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तालीम का मेयार बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। मैं तो मुझे ताज्जुब होता है उनको यूनिवर्सिटी भी कहें। अगर इनकी तादाद कम हो जाए शायद तालीम का मेयार बेहतर हो जाए। कुछ आप क्वालिटी की तरफ जाएँ, क्वान्टिटी की तरफ ना जाएँ। देखिए ये भी हो जाता है कि हर एक जो सियासतदान है, मैं बताऊं, हर एक सियासतदान कहता है मेरे हलके में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी क्योंकि नौकरियां मिलेंगी, मैं दे सकूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इस तरह नहीं होती तालीम जो है ना, वो उसको बेचा नहीं जाता, बांटा नहीं जाता, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे असातिज़ा जो है वो बहुत अहम है। हमारे स्टूडेंट्स वाकई अच्छे होते हैं, ये बड़ी हैरत की बात है। ओ लेवल्स में, इंटर में, ए लेवल्स में ये बहुत अच्छा करते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी में आते हैं वो देखते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह के असातिज़ा हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कहाँ दुनिया आगे जा रही है सोच के हवाले से। वो जो पढ़ाने का जो तरीका है, आपको लगता है उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है, या टीचर्स की जो प्रोफेसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की आपको कितनी ज़रूरत लगती है? चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है, एडवांसमेंट आ रही है, उस चीज़ को अडॉप्ट करना टीचर्स को, प्रोफेसर्स को कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी को अच्छी यूनिवर्सिटी चलानी है उसका हल है बेहतरीन टीचर्स। ये नहीं कि आपको AC चाहिए या आपके पास ये होना चाहिए, उस तरह की वो जो है कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आपके पास अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छे टीचर्स होंगे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इफ़ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर फैकल्टी और वो अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान की बाहर की हो, तो उससे तालीम का मेयार खुद ही बेहतर हो जाता है। लोग जो है ना, आपने जो बात की जिद्दत तरीक़ेकार में इतना ज़रूरी नहीं होता। लेक्चर दिया जाता है, बातचीत की जाती है, इल्म जो है उसके देने के कई तरीके होते हैं, एज लॉन्ग एज आप सही तरह से अच्छा बेहतर तरीके के ख्यालात पेश कर रहे हैं। टीचर्स पढ़कर आ रहे हैं, जो ग्रेजुएट होकर या फिर MPhil करके या PhD करके आ रहे हैं, वो भी तो उन्हीं इदारों से निकल कर आ रहे हैं जिसमें वो जाकर कल पढ़ा रहे हैं। तो उनसे फिर आपको क्या लगता है, उनको ऐसी कौन सी स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? क्या उनको बाहर भेजा जाना चाहिए कि वहाँ से वो सीख कर आए एंड देन स्टूडेंट्स को बताएं? मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि जाहिर है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ से किसी तरह से उनकी PhD हो गई, ग्रेजुएट हो गए, PhD हो गई, कहते हैं अच्छा आप पढ़ाने लग जाएं। जब उनकी बुनियाद ही सही नहीं थी तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे? और ये बहुत यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया, पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में आप देख रहे हैं ये मसला है। आप बाहर जाते हैं तो ज़रा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इट्स मोर चैलेंजिंग, ज़्यादा सीख के आते हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है। देखिए तालीम का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप किताबें पढ़ें, ये होता है कि आप प्रोफेसर से बात करें और स्टूडेंट से बात करें, आप दुनिया के मुख्तलिफ, अभी पाकिस्तान आपने जैसे बताया, अगर 350 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान का नाम ही नहीं आता और उसके बाद ही से चंद यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आप खुद ही सोच लें कि हमारा जो है ना, कि हम व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग। सो जब तक लोग बाहर नहीं जाएंगे, सीख के नहीं आएंगे, एक तो ये है। और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये हमारे निज़ाम में, इकोनॉमिक सिस्टम में एक ये था कि जो प्रोफेसर्स हैं और रिसर्चर्स हैं हायर एजुकेशन में, उनको थोड़ी सी इनकम टैक्स की छूट मिलती थी कि ठीक है, क्योंकि दैट्स एन इनकरेजमेंट
फॉर टीचर्स एंड गुड पीपल टू कम टू आवर यूनिवर्सिटीज, वो भी खत्म कर दिए। तनख्वाहें वैसी कम होती हैं और पढ़ाने का कौन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल। ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है, इसमें सिर्फ तालीम के मयार को नहीं देखा गया, इसमें इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, इसको मद्देनजर रखा गया है। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं, फिर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हैं, कितनी जॉब्स उनको ऑफर हो रही हैं, और फिर वो जॉब में किस तरह से आगे जाके उनकी रेपुटेशन है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें काउंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर इंटरनेशनल फैकल्टी हायर कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची में 2-3 हैं, IBA है जहाँ बाहर से लोग आके पढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स का आना अब मुश्किल हो गया। मुझे याद है कोई आज से 40 साल पहले बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन हमारा मेयार तालीम इतना गिर गया है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम कहीं और चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, हम इजिप्ट चले जाएंगे, हम अफ्रीका में कहीं, तो वो जो हाँ दुबई चले जाएंगे, महंगा है लेकिन वहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं आते। रिमेंबर एक टाइम था कि गल्फ से स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान पढ़ने के लिए आते थे। मुझे अपनी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट याद है जो मेरी क्लास फेलो थे, जो आया करते थे, लेकिन अब यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब उसके अंदर मसला ये ना डॉक्टर साहब के जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इसी पर ही इक्तफा करना पड़ता है। ऐसे में कुछ इदारे हैं जैसे कि आपका इदारा IBA जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नाम भी प्रोड्यूस किए हैं और जिनकी क्वालिटी एजुकेशन जो है ना उसको माना भी जाता है। उसके बारे में मैं चाहूँगी, पहला सवाल भी मेरा यही था, मैं चाहूँगी ज़रा उस इदारे पर आ जाते हैं, थोड़ी सी ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। चले IBA जैसा इदारा है, एक तो ये लोग भूल जाते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर आता है। इट्स अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स है, हबीब है, इस तरह की बहुत अच्छी हैं, यानी इसमें कोई शक नहीं। आगा खान यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड। अभी पूरी दुनिया से अब आप बाहर से जो बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएंगे। तो IBA जो है पब्लिक सेक्टर में, उसके बावजूद इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। आपने तो कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट 3 बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा प्रॉबली द बेस्ट इन पाकिस्तान। चले 3 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यू नो देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। लम्स है, IBA सक्खर है, IBA कराची है, जिनको एक रिकग्निशन मिला हुआ है कि ये एक दुनिया की बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में है। उसकी वजह क्या है कि फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, थोड़ी महंगी है, ये मानना पड़ेगा। जो आपने बात की कॉस्ट ऑफ बाहर जाना तो नामुमकिन हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तालीम अच्छी हो रही है। हमारा IBA जो है थोड़ा खुद मुख्तार है। हम वो जो पॉलिटिक्स जो होती है जो और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं उस तरह नहीं होती। थोड़े से हमें इख्तियारात ऐसे हैं कि हम अच्छी फैकल्टी को हायर कर सकते हैं, वी कैन पे देम बेटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में सरकारी भी और प्राइवेट भी, यही रीज़न है। बिल्कुल, और शायद यही रीज़न है डॉक्टर साहब के ये जो IBA जैसे इदारे हैं ये डिलीवर भी करते हैं और हमें रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं, क्योंकि जिनका काम है वही इसके ऊपर जो है ना डिसीजन ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक डायरेक्टर IBA, हमसे बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में और पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि डिलीवर भी कर रहे हैं हमारी एजुकेशन के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आयशा। एक ब्रेक की तरफ हमें पहले जाना है, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। किसी भी इदारे की जो कामयाबी है या उसकी नाकामी है, उसका बड़ा इन्हिसार उसकी क़यादत पर होता है, और क़यादत का जो चेहरा होते हैं, यानी जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं, तो हर मैनेजर का एक अपना अंदाज, अपनी अप्रोच, अपनी सोच या अपनी शख्सियत होती है, जिसका असर टीम के माहौल, परफॉर्मेंस और यहाँ तक कि मुलाजमीन की जहनी सेहत पर भी पड़ता है। आज हमने इस सेगमेंट में इसी पर बात करनी है। हमने बनाया ही ये सेगमेंट, डिज़ाइन ही इसलिए किया है कि ये जो मैनेजर्स होते हैं मुख्तलिफ अक़साम के, उनके अंडर काम करने वाली टीम्स जो होती हैं, क्या वो उनसे बेहतर तरीके से रिजल्ट्स ले पा रहे हैं, क्या उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि वो अपने अंडर काम करने वाली जो टीम है उससे उनको पता हो कि किसकी कौन से प्रोज है और कौन सी किसकी क्वालिटीज़ हैं और किसकी कौन सी खामियाँ हैं। इसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़े, रेहान भाई आप जानते हैं हमारे इस शो का हिस्सा भी हैं, वो गए बाहर, उन्होंने कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके मैनेजर्स जो थे वो किस तरह के थे या किस तरह के हैं और उनकी ज़हनी सेहत और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर अपने मैनेजर्स के साथ ताल्लुक का क्या असर पड़ता है। तो पहले उनकी तरफ चलते हैं। एक बॉस का और उसके सबऑर्डिनेट्स का रिश्ता बड़ी अहमियत का हामिल होता है।
दिन के 8 या 9 घंटे दोनों को एक दूसरे के साथ गुजारने पड़ते हैं। ऐसे में अगर कोई भी दूसरे फरीक से अनकंफर्टेबल हो तो जाहिर है कि ना तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और ना ही दिन, और काम तो अच्छा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए चलकर कुछ लोगों से पूछते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे बॉसेस से साबका पड़ा और कैसे बॉसेस वो देखना चाहते हैं। मेजॉरिटी जो बॉसेस की है वो ऐसी है जो काम से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनका पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको जो लोग बेहतर मैनेज करें, उनको वो कहते हैं कि ये बेहतर कोलीग्स हैं। बॉस वही अच्छा है जो कि प्रोफेशनली अपने काम में अच्छा हो, मेगा एंड माइक्रो लेवल बोथ, विच इंक्लूड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिपार्टमेंट बोथ। जिस तरह अब हमारा एकेडेमिया इन्वॉल्व होता है डॉक्टरी के अंदर, तो एकेडेमिया प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे हों तो बॉस परफेक्ट है। बॉस को भी चाहिए कि रादर देन कि अपने स्टाफ को एक इंसान समझे, एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होता है, रादर देन कि आप जो है उनके कोई काम वाले हैं कुछ। जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन बॉस क्या पूछ रहे हैं कि वो मुझे क्यों पसंद है, उसके पीछे एक रीज़न थी कि वो तो एक फ्रेंडली थे, बॉस की कभी बनने की कोशिश नहीं की, चीज़ों को डिस्कस करके साथ में बैठ के जो भी प्लान हुआ करता था तो उसको हम आगे लेके जाते थे। गुस्से वाला बॉस जो है वो अच्छा टीम लीडर हो सकता है। आज से स्लोली करके सब भाग जाएंगे वहाँ से, फिर कहाँ चल सकते हैं। सेटअप चलाने के लिए नॉर्मल रहना पड़ता है और तरीके से रहना पड़ता है। जो सख्त बॉसेस होते हैं उनसे क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से? सख्त बॉस असल में घर का गुस्सा दफ्तर में निकालते हैं और कुछ नहीं होता। अब तो जो है ना एआई का दौर है, हम इंटेलिजेंसिया के उस दौर में है कि जहाँ कोई मसला नहीं रहा, तो ये है कि उनको कोर्सेज़ करने चाहिए, एडवांस कोर्सेज़ करने चाहिए, उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो है डिसिप्लिन वो सीखने चाहिए और उनको अच्छे बॉसेस के साथ काम करना चाहिए। बॉसेस के बारे में हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का कहना यह है कि बॉस को फ्रेंडली होना चाहिए, और कुछ लोग ये मानते हैं कि बॉस अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो फिर काम नहीं ले सकता। मेरी ज़ाती राय ये है कि बॉस अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के असल टैलेंट को एक्सप्लोर करे और उसको काम में लाए तो यकीनन उसकी कंपनी और उसका बिजनेस तरक्की कर सकता है। आपका क्या ख्याल है, बताइएगा ज़रूर। अच्छा, लोगों की राय आपने जानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो ये हम अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि शायद घर से ही गुस्से में आए हैं बॉस। हाँ। अभी ऑफिस में भी ये लेफ्ट राइट डिस्कशन शुरू हो गई, आपका बॉस कैसा है, आप कैसे बॉस है, तो ये सही है। अच्छा, और हम इस वक्त मजबूर है, हम कोई बिल्कुल जो है ना बुरी बात नहीं कर सकते हैं अपने बॉस के बारे में, क्योंकि हमारे बॉस जो है ना वो अभी यहाँ पर खड़े होकर हमें सुन रहे थे कि मैं सुन रहा हूँ तुम लोग जो भी बात कर रही हो ना, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, तमाम जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो इस वक्त हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपका बॉस किस तरह का है। माइक्रो मैनेज तो नहीं करता, गुस्से में रहता है, फ्रेंडली है, और या डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करता, या उनके होने से या उनके बिहेवियर से आपकी जिंदगी और आपकी काम, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। कौन है अनम? हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, इरम फातिमा है, मोहम्मद वकास है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। इरम, कैसी हैं आप? आवाज में ये वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो आज उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस अहम टॉपिक के ऊपर। मुझे लगता है ये तमाम लोगों की जिंदगी से मुताल्लिक है। आपने भी अच्छे बुरे जो बॉसेस हैं उनको फेस किया होगा। आप इरम पहले तो ये बताएं, आप बोलना चाहेंगे, आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत जितना हो सके, लेकिन इफ इट्स मेकिंग सेंस, बॉसेस हर किस्म के होते हैं। आप आज जो कुछ भी बनी है, एक बुरे बॉस की वजह से भी बनी है और एक अच्छे बॉस की वजह से भी बनी है। बुरा बॉस आपको ये सिखा के जाता है ऐसा नहीं करना है, तो कल को जब आप लीडर बनते हैं तो आपको याद आता है वो वाला बॉस कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी क्योंकि मैं तकलीफ में थी। असल में जो बुरे बॉसेस का पैटर्न है वो सास बहू वाला है कि क्योंकि आप अपने ज़माने में आपके ऊपर जुल्म हुआ, जब आप बॉस बने आपने भी कंटिन्यू किया। It depends upon you कि how you are taking it। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको, जब आप बुरे बॉसेस के भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स हों तो आप उससे सीखें। आपने वो नहीं करना जो आपके साथ हुआ। और कभी कभार जब आप बॉस या लीडर बन जाते हैं कल को और आपको लगे कि मैंने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दी और मुझे कितना बुरा लगता था माइक्रो मैनेजमेंट, तो फिर उसको आप फिक्स करना शुरू करें। ये दोनों जगह होती है। 85% पीपल हु लीव द जॉब्स, दे लीव जॉब बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस, इट्स नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। Exactly।
ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त होगी, HR के हैं, छुट्टी लेना बड़ा आसान होगा, लेकिन वो छुट्टी लेते वक्त जो बॉस आपके साथ करता है, अच्छा वो कैसा? मैं भी जिस वक्त हम ये डिजाइन कर रहे थे, मैं सोच रही थी अपने पूरे करियर के बारे में कि मैंने कहाँ से जॉब्स छोड़ी और मैंने क्यों छोड़ी हैं, और एक दो इदारे ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे थे और मैं कहती थी कि इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, बट मैंने छोड़ा उन बॉसेस की वजह से जो मुझे टफ टाइम फॉर नो रीजन, पता नहीं आपको बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज आपको क्या लगता है क्यों, एक तो डेफिनेटली हर इंसान है, सबकी अपनी अपनी शख्सियत होती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे मैनेजर के लिए। आई बिलीव दैट जहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है वो सख्ती भी करे, जहाँ पर अच्छा होने की ज़रूरत है, फ्रेंडली होने की ज़रूरत है वो भी करे, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं सब लोग। बैलेंस बेसिकली किस तरह रखना पड़ता है? अब इसमें ये जिस तरह मिस रैम ने बताया कि बॉस और एक लीडरशिप क्वालिटी, तो मेरे नज़दीक जो बॉस होता है ना वो हमेशा आपको एक गलत चीज़ की तरफ ही फोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉसी नेचर के साथ होंगे, और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ होंगे वो आपको एक लाइक लीडर एक ट्रैक देंगे प्रॉपर कि आपने चलना किस तरह से। बॉस एक किस तरह से होता है कि आपको ये काम दे दिया है, टास्क दे दिया, आपने करना ही है। वो आपको दूसरा लीडर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, वो गाइड करेंगे, वो उन्होंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। जबकि बॉसेस क्या करते हैं, बॉसेस मोस्टली डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन मोस्टली बॉसेस क्या करते हैं, ठीक है आपको ये टास्क दे दिया है, हमें ये चीज़ चाहिए, आपने कैसे करना है हमें नहीं पता, करके लाएं। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो अब एम्प्लॉयज़ उसमें लेबर कैटेगरी भी आ जाती है, मैनेजर्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, तो वहाँ पे आके एक पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आती उन्होंने करना क्या है। और एट द एंड क्या होता है कि वही बॉस वाली नेचर एक आ जाती है कि आपने क्यों नहीं किया, आपसे तो ये मेरी तो आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, तो आप ये क्या करके लाए हैं। तो वही चीज़ अगर वो एज अ लीडर थोड़ा सा गाइड कर दें कि आपने इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का काम करने का तरीका। आप इतनी इन डेप्थ जाकर बात करें ना, आपका खुद का भी मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस रहा है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हासिलपुर से अब्दुल हनान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान, कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम अनम एंड आयशा, आपका बेहद शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और सुबह सुबह एक बात जल्दी से कंक्लूड कर दूं आपकी बातों के अंदर कि अनम ने सुबह बात कही कि ख़वातीन बड़े सारे सवाल करती हैं और उनका मूड बड़ा अप एंड डाउन जाता था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है और मैं बड़ा खुश हूं अनम आपसे। और जो आप अनम क्यों ख़वातीन समाज की दुश्मन क्यों बनी हुई हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैंने प्रैक्टिकल बात की थी। अच्छा हन्नान, ये बताएं आपका बॉस तो तंग नहीं करता आपको, कैसा है आपका बॉस? हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ बिल्कुल। अनम आपने जो बात की वो उस एंगल से मैं समझ गया था और बिल्कुल ठीक ही थी। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा बॉस है ना अनम, अजीब इनके कनेक्शन चल रहे हैं। अच्छा जी अभी जो मामला है ना अनम, वो ये चल रहे हैं कि बॉस को बिल्कुल साथ कैरी करना पड़ता है। और अगर वो मेरे तो मामला ऐसे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल पहले तो उसका मूड देखता हूँ, फिर मैं उससे देख रहा होता हूँ कि अब इसकी आईज क्या कह रही है, आईज इंट्रैक्शन की तरफ जाता हूँ। और अगर वो उसकी आईज इंट्रैक्शन थोड़ा सा वो लाइटर नोट के अंदर आ रही हो तो फिर तो मैं बड़ा उसको कैरी कर लेता हूँ। बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म के एम्प्लॉई हैं आप फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद थे। अभी जो कॉलर थे हमारे साथ वो बात कर रहे थे कि किस तरह से जो मूड्स होते हैं आपके बॉस के वो इफेक्ट करते हैं, और आपने कोई बात मनवानी है तो पहले आप मूड देखते हैं। ये कितनी सच्चाई है वैसे इसमें? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि कल्चर्स डिफरेंट कल्चर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। और कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि किसी भी एम्प्लॉय ने अगर जाना है, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ अगर, तो मैंने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जहाँ पे कुछ MD को डायरेक्टली रिपोर्ट होते हैं या डायरेक्टर को रिपोर्ट होते हैं, तो वो आके पहले कहते हैं यार बॉस का मूड कैसा है। वो ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो कुछ सोच के, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अब इवन मैं सऊदीया में जब था तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर मैनेजर थे, तो मैं भी वहाँ पे एज अ मैनेजर था, तो वो बात नहीं मानते थे। तो वो ऐसे ट्रीट करते थे किसी भी स्टाफ को जैसे कि वो इंसान नहीं है। अच्छा। तो मैं उनको यही कहता था कि आप इक्वालिटी रखें, ना कि होता है लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, लेकिन फेवरेटिज्म भी तो होता है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए। अब मोस्टली होता है ऐसे कि कई जगहों पे हम, अब जब मैं खुद को एज ए एम्प्लॉय देखता हूँ तो मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की, बॉसेस को भी फेस किया और डिफरेंट चीज़ों को देखा। अब जब मैं खुद उस पोजीशन पे आया तो मुझे उस चीज़ का है कि मैंने किसी के साथ वो चीज़ नहीं करनी, जैसा कि आपने बताया स्टार्ट में। तो अब ये होता है कि कई जगहों पे हम वो कर जाते हैं,
हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप उस प्लेस पर जब पहुंचते हैं, उस पोजीशन पर जब पहुंचते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली उस टाइम पर जब बॉस कर रहा था वो ठीक कर रहा था, इतना भी गलत नहीं था, क्योंकि अभी मैं इस पोजीशन पे और मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा इरम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी टीम काम कर रही है या मैनेजर जो उनको लीड कर रहा है, उसने परफॉर्म करना है और उसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। अगर एक टीम रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस नहीं करी, दैन थोड़ा सा ज़रा हम डेविल्स एडवोकेसी भी कर लेते हैं ना कि मैनेजर अगर आपके साथ इस तरह से कर रहा है, सख्ती कर रहा है, तो उसकी भी रीजंस होती हैं। तो फिर मैनेजर के पास क्या ऑप्शन रह जाता है सख्ती करने के अलावा? देखिए, ज़्यादातर लोग जो प्रमोट होते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में वो प्रमोट होते हैं जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं, तो वो प्रेशर में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा, numbers- हमेशा तो ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। होता क्या है कि वो परफॉर्मर तो अच्छे होते हैं, हाँ। लीडर अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो सोलो काम कर, जैसे इन्होंने जब आप पहली दफ़ा बने थे, तो ऑब्वियसली जब मैं बनी थी तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस पे बनी थी। पहली दफ़ा जब मैनेजर बनी थी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि समझ नहीं आता था दोस्ती करूं कि सख्ती करूं। सख्ती करी तो वो नाराज हो गया, अच्छा दोस्ती ज्यादा की तो वो अम्मी के भी मसले फ्री हो जाएंगे ज्यादा। तो यू नीड टू कम ऑन द सेंटर लाइन। आई एग्री विद यू, क्योंकि हम अगर हम अपने खिलाड़ियों को भी देखें, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं या थे, लेकिन जब वो एक लीडरशिप रोल पर आए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो इट्स नॉट नेसेसरी। इसलिए ज़रूरी है कि देखें, जब आप इस तरह का रोल लें, बहुत अच्छे मेंटर्स आपके आगे पीछे होते हैं, भरे पड़े होते हैं मार्केट के, अपनी इंडस्ट्री के मेंटर्स के साथ आप 1-on-1 कीजिए, उनसे मशवरे लीजिए, लोगों को कॉपी कीजिए कि वो कैसे अपनी टीम और मशवरों में शामिल करें, और उनसे पूछे भी, एडवाइस भी लें कि मुश्किल टीम है मेरी, उनके साथ में क्या बाहर निकल के जाऊं, 1-on-1 करूं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने शुरू में जिसके साथ मैं सिस्को में थी, तो उस टाइम पे दुबई में जिसके साथ मैंने बड़ा उसका ख्याल किया, तो थोड़े दिनों में उसके घर के मसले, उसके बजट के मसले, अच्छा मेरे पैसे बढ़वा दें, यूं करें, इस तरह भी हुआ है। और कुछ जब मैंने एकदम माइक्रो मैनेजमेंट शुरू की तो उसमें दम घुटना भी शुरू हो गया सारों का कि यार मैम सुनती नहीं। तो कैसे लाइन ड्रॉ करना कितना मुश्किल है। इट विद मेंटरशिप, आप लोगों से सीखते हैं, आप कोर्सेज करें लीडरशिप के। अभी आपका एक इंटरव्यू जो आपने हुआ था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने कि बिहेवियरल जो साइंस होती है उसको समझें। बट अगेन, अच्छे मेंटोर्स भी आप कहाँ से लेकर आए रम, ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब तो पता है मार्केट में भरे पड़े हैं, बट देन यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा मेंटोर ठीक है और कौन सा मेंटोर, पता चले आपको गलत चीज जिम्मेदारी है ना। आपको इतनी देर उनको देखना, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें इनका जो स्टाइल है मुझे बड़ा पसंद है, उनको रीच आउट करें, उनसे कहें सर आपका आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, मेरे ये मसले हैं, और आप यकीन करें बड़े कीमती एडवाइसेस मिलती हैं। बट अबाउट दोज मैनेजर्स जो कहते हैं भाई हमें तो सभी पता है, हमें तो कहीं पर जाके कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं की वजह से वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। तो वकास आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? बिल्कुल, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। हमेशा ओपन टू लर्न रहना चाहिए, मतलब आप सीखें, जब तक आप सीखेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो सीईओ है कंपनी का। तो लर्निंग स्टेजेस, तो अब कुछ वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं कि हमारी कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ पे जब हम किसी के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो चीज़ मिलती नहीं है जो हमें चाहिए था। क्यों? एक लोगों में एक फियर है कि अगर मैंने इसको ये चीज़ बता दी ना तो ये मेरे से भी आगे आ जाए। अच्छा, क्योंकि आप दोनों कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके, तो मैं चाहूँगी कि 2-3 मशवरे दे देते हैं मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर्स को। अगर कोई माइक्रो मैनेज कर रहा है, उस मैनेजर को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की जगह एक ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड करें जिसमें आप टीम की ट्रेनिंग्स करवाएं। आप अगर आपका स्टाफ जो है वो अनट्रेंड है तो उनको ट्रेन करें, ताकि आपको माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत ही ना पड़े। जब वो ट्रेंड होंगे तो वो बेहतर जो गुस्से में रहता है इरम, बहुत ज्यादा ऑल द टाइम गुस्से में ही रहता है, उसके लिए फिर क्या मशवरा? देखिए, जो अब्यूजिव टॉक्सिक मैनेजर्स होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप एचआर से करीब हों, कोई और लीडर हो उससे भी थोड़ा सा करीब हो। ठीक है। और जितने उनके ऐसे होते हैं ना, जैसे रात के 9 बजे उन्होंने आपको कॉल किया कि मुझे ये चाहिए, आप फौरन एक ईमेल करें कि सर जैसा कि आपने कहा है मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं कल सुबह कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन करें। जो अब्यूजिव टॉक्सिक मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो वो गलत करते हैं उनको पता है कि ये कहाँ किसी को बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन से वो थोड़ा सा कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। और जो कुछ ऐसे भी मैनेजर्स होते हैं, एक सवाल मैं कर लूं? आयशा इज लोडेड विद क्वेश्चंस। डेफिनेटली मेरे जिंदगी में ऐसे मैनेजर्स रहे हैं, तो मैं जरा समझना चाह रही हूँ। अभी जो मैनेजर्स हैं वो नहीं करें उस तरफ इशारे, जो क्रेडिट चोरी कर लेते हैं, सारा काम मैंने किया है और वो आपकी पीठ पीछे मीटिंग में जाके कहें कि वो मैंने कहा था आयशा को करने के लिए या किसी भी एम्प्लॉय को करने के लिए, तो वो मेरा क्रेडिट है। उनके लिए फिर क्या करें? उन बॉसेस का क्या करें फिर? अच्छा, यहाँ पे
इंडिविजुअल के ऊपर बात आ जाती है कि उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होता है कि वो अपने किए काम पे ही स्टैंड नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो काम आप करें एटलीस्ट उसके ऊपर स्टैंड लें। कल को अगर आपसे, क्योंकि मैनेजर ने अगर वो काम नहीं भी किया तो कहीं ना कहीं वो आके अटक जाते हैं उस पर, क्योंकि उनको उस चीज़ का पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होता। तो मैंने कई दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया कि जिसने काम किया तो वो भी नहीं बोलता कि ये काम मैंने किया। तो वो एक फियर जो है ना कि अगर मैं बोला तो मेरा मैनेजर असल काम ही वहीं से खराब होता है। आयशा, आपकी इजाजत हो तो मैं नौकरी बचाने की कोशिश करें प्लीज प्लीज। अच्छा मैं ये कह रही थी मैं ये कह रही थी कि अच्छे एम्प्लॉयज़ भी ज़ाहिर कंपनी एक टाइम लगाती है, उन पे इन्वेस्ट करती है, टाइम भी और पैसा भी। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ जब बन जाते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वहाँ पर जाकर अगर कोई मसला हो जाता है, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो उनको वो छोड़ के ना जाएं। मैनेजर का उस पर क्या काम होता है, बॉस का क्या काम होता है, या वो कहते हैं कि ठीक है जाना है तो आप जाएं, या ठीक है ये भी एक टूल हो सकता है, लेकिन आपने उनको रोकना भी है कहीं ना कहीं। तो उस पे मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए? तो यहाँ पे जिस तरह मिसने कहा कि सैलरी, तो सैलरी इशू नहीं होता मोस्टली कंपनीज में। जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे पुअर मैनेजमेंट की वजह से भी लोग जाने थे, वहाँ पे उनको जाने नहीं देना। देखिए आपने इतना इन्वेस्ट किया। एग्जैक्टली। अब कई जगहों पे अगर एज अ मैनेजर मैं खुद को इसमें इंक्लूड करूँ तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो लो वेजेस पे मूव हो रहे होते हैं कंपनी से नेक्स्ट कंपनी में, सिर्फ किस वजह से, पुअर मैनेजमेंट की वजह से। तो वहाँ पे आ जाती है रिटेंशन पॉलिसी। कोई भी मैनेजर हो उसको, जिस तरह डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की बात हो रही थी कि कोर्सेज करने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में वो परफेक्ट होगा तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ही है जो कंपनी और उस एम्प्लॉय के बीच में चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेगा। हाँ, उसको ये जरूर बताएगा कि सैलरी इंक्रीज होनी है, लेकिन एट दैट टाइम रिटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, आई बिलीव कि ये ट्रिकल डाउन भी करती है। आपका जो टॉप जो चेयरमैन है या सीईओ है, वो जिस तरह के होते हैं, अल्टीमेटली आपकी पॉलिसी नीचे और नीचे वालों को भी वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। और क्योंकि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया तो मैंने डिफरेंट कल्चर्स भी देखे हैं कि अगर ऊपर वाला टॉक्सिक है तो नीचे वाले अल्टीमेटली टॉक्सिक ही ओवरऑल माहौल बन जाता है। तो अगर आपका बॉस, आपको पता है, या आपका जो मैनेजर है, जो इमीडिएट बॉस है, वो नहीं समझ रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, एंड देन आप ये भी चाहते हैं कि वो हायरार्की भी ना टूटे, कि आप अगर उसको छोड़ के उससे ऊपर वाले बॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? क्या फिर सोच होनी चाहिए? एम्प्लॉयर तो शायद चाह रहा होता है कि आगे चला जाए, लेकिन एक डर की वजह से वो नहीं जा रहा कि हायरार्की टूट जाएगी, फिर मेरे लिए मसला आएगा, मैंने तो इसके अंडर ही काम करना है। अच्छा, वी से देयर इज अ सेइंग कि इट्स वेरी लोनली ऑन द टॉप। ज़्यादातर सीईओ सीएक्सओज इनको नहीं पता होता कि मसला क्या चल रहा है, क्योंकि उनके नीचे वाले कंट्रोल करके रखते हैं। ये मैनिपुलेशन का बहुत एलिमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ये होनी चाहिए कि एचआर को हर 6 महीने में 1-on-1 होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्कड विद आईबीएम आल्सो, तो आईबीएम में भी ये तरीका होता था कि सिर्फ मेरा मैनेजर मुझसे नहीं बात करता था 6 महीने में, दूसरा मैनेजर भी करता था कि कैसा चल रहा है किसी और डिपार्टमेंट का। तो जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉय को हर 3 से 6 महीने में टच बेस करें। एक बॉस के साथ क्यों कमरे में बंद कर दिया आपने? तो आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी, एक कंपनी को 1 साल में $300,000 का नुकसान होता है उन लोगों पे जो कि 1 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं ड्यू टू टॉक्सिक मैनेजर्स। कितनी बड़ी अमाउंट है। आपको सिर्फ ये करना है अपनी पॉलिसीज में टच बेस ज्यादा करें, ज्यादा पूछें, एचआर पूछे। जब भी एचआर के रूम में जाए तो बॉस फौरन डर जाए, या सर्वेज हो, जैसे सर्वेज वगैरह हो, एनोनिमस नंबर होना चाहिए कि भाई कॉल करके। अभी तो वैसे एम्प्लॉइज जो है ना वो डर जाते हैं अगर एचआर से उनको बुला लिया, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। बहरहाल जी, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे बॉसेस बहुत अच्छे हैं। मेरे बॉस यहाँ पर सर पर खड़े हुए, बहुत अच्छे बॉस है, और ना डेफिनेटली हम बड़े खुश भी रहते हैं। नौकरी तो पहले भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थैंक यू सो मच इरम, आपका बहुत शुक्रिया, मकरान साहब का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। Telenor and Allied Bank Limited। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये सेगमेंट है मनी मैटर्स, जिसमें हम बात करते हैं मईशत के बारे में, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे नई सनती पॉलिसी के बारे में, जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना है और पाकिस्तान में जो सनतें मौजूद है उसके अंदर ज़्यादा बेहतरी लेकर आना है। लेकिन क्या ये पॉलिसी जो है वो मुताबिकत भी रखती है हमारी मौजूदा कंडीशन से, या फिर ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं? जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि ये पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसके ऊपर कई एतराज़ात भी जी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एतराज़ात इस पर आयद किए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आपके हम सबके फेवरेट फरहान बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो हुकूमत ने नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया है, एक तो इस पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो एतराज़ात कर रही है वो एतराज़ात कितने जायज़ हैं? एक तो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया ये रहा है और अभी भी चल रहा है।
इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, मईशत के दूसरे सेक्टर्स हों, इस्लामाबाद में पॉलिसीज़ बनती हैं और शिकायत अक्सर व बेशतर ये रहती है कि जी वो जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इसमें उनसे कंसल्ट भी नहीं किया जाता, उन्हें गुफ्तगू में शामिल नहीं किया जाता। तो एक तो वो है क्योंकि, और फिर इस केस में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के तकरीबन लगभग मेरे ख्याल में 100 के करीब छोटी और बड़ी कंपनीज़ उनकी मेंबर्स हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि इतनी बड़ी बॉडी की रिप्रेजेंटेशन, उनका मेरे ख्याल में ये भी दावा है कि 40% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उनके मेंबर्स से जाती हैं। तो ये बहुत एक बड़ा एक नंबर है। वो ये कहते हैं कि हमारे से कंसल्ट किए बगैर पॉलिसी कैसे बन सकती है, और अब अगर पॉलिसी बनेगी तो फिर हम उसके ऊपर एतराज़ करेंगे। और वाकई बात भी सही है कि फिर लॉन्ग टर्म में जैसे एग्रीकल्चर का हुआ है, एग्रीकल्चर की इनपुट पॉलिसी मेकिंग में कहीं नहीं हुई, एग्रीकल्चरिस्ट की, तो फिर नतीजा उसका यही होता है कि ख़राब होती हैं चीज़ें। फरहान साहब, हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं या फिर अगर हम वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की भी बात कर लें, टीवी पर तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली वो इसी तरह की बातें सारे कर रहे होते हैं कि भाई ये तो IMF का बजट था। जब मुझसे पूछा जाता है कि ये पॉलिसी क्यों बनी, ये पॉलिसी क्यों बनी, टैक्स क्यों ज़्यादा, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद ही नहीं थी, ये IMF का बजट था। तो क्या अगर हम इस एक इशू को देखें, सनती पॉलिसी को देखें, हमारे पास इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि अपनी रिकमेंडेशंस उसके अंदर रख सकते, या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको भी हम शामिल कर लेते डिसीजन मेकिंग के अंदर? देखिए, IMF का बहुत अहम किरदार है, लेकिन IMF के साथ जब मुख्तलिफ ममालिक की नेगोशिएशंस होती हैं, पाकिस्तान समेत, तो उसमें ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप डिसाइड करें कि आपके खर्च यानी अखराजात और आपकी आमदन कहाँ से आएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी एक फ़ाइनल बैलेंस शीट है, आप उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि IMF को अगर आप प्रायोरिटीज़ अपनी ये देते हैं कि जी आपने मुल्क में जाल बिछाना है मज़ीद सड़कों का, मोटरवेज़ बनानी है, बजाय उसके कि जो फार्म सेक्टर में, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, कि फार्म सेक्टर्स में अगर आप ये कह रहे हैं फार्म सेक्टर में जो प्रायोरिटीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो IMF को कहते हैं कि जी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सड़कें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मतलब पहले प्लान आपने बना के उनको देना होता है? जी बिल्कुल, ये हमारी रिकमेंडेशन है, हम ये चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ किसी हद तक होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे मसलन IMF का साल से ये इसरार रहा है, ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से है कि जी आप अपनी टैक्सेशन को बेहतर करें। वो कोई भी आपको बता सकता है, मुल्क में एक मजाक बना हुआ है, 2 या 3% जो लोग हैं वो आपके टैक्स पेयर्स हैं, बाकी नहीं हैं। ऐसा ही है, वो GST रिलायंस है ना हमारी इकोनॉमी, तो GST के ऊपर ही हम रिलाई कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, और GST के अलावा अब इस दफ़ा जैसे ये ATM से विड्रॉल पे कुछ टैक्स बढ़ गया, आपने विदहोल्डिंग टैक्स, बैंक के इंटरेस्ट पे विदहोल्डिंग टैक्स आपने बढ़ा दिया है, वो बजट में सब अनाउंस हुआ है, 15 से 20% उस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी, शायद बाद में कुछ रद्द बदल की बात हो रही थी। तो इस किस्म के आप तरीके इख्तियार करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि प्रॉब्लम है असल जो। अच्छा, लेकिन ये जो सनती पॉलिसी है बेसिकली इसमें क्या आपको लगता है प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये है कि ठीक है जी आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया, मुशावरत नहीं की, इस पॉलिसी के अंदर आपका तज्जिया क्या कहता है, मसाइल क्या हैं? इस पॉलिसी में तो देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडस्ट्री के साथ या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, जैसा ये हम सुन रहे हैं, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। होता ये है कि जब आपकी लैक ऑफ, बल्कि वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जब होती है तो फिर बाद में सूरत हाल ये बनती है कि आप जब कोई चीज़ मंजर आम पे लेके आते हैं, फिर लोग उसके ऊपर एतराज़ करते हैं और आप खामखा बिला वजह एक कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जो एस्टिमेट्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो ये बताते हैं कि मुल्क में करीबन 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख अफराद इस शोबे से मुंसलिक हैं। अच्छा, ये सिर्फ अफराद नहीं हैं बल्कि इनमें से कसीर तादाद ख़ानदानों की है, तो ये कई करोड़ लोग बन सकते हैं। अब आप उनके हवाले से अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो कम से कम ऐसे बनाएं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बैठ के आपकी एडवांस में बात हो, मशावरत करें, ताकि आखिर में जो भी आप चीज़ लेके आएँ उसके ऊपर उनके एतराज़ात को आप किसी हद तक यहाँ तक आप अकोमोडेट कर सकते हैं। जी, और ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि ये जो पहले भी हम कितनी दफ़ा मनी मैटर्स पे बात कर चुके हैं कि
टैक्सेशन का निज़ाम अभी तक गैर मसावी है, इट्स एन अनफेयर सिस्टम। तो उसकी वजह ये है कि फिर बिल आखिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि जी मुल्क में तो इतनी बड़ी क्लास है, और ये सिर्फ ज़मींदार नहीं है, इसके अलावा ट्रेडिंग क्लास में भी बहुत ज़्यादा एवेजन होती है, तो वो फिर शिकायत करते हैं, और मेरे ख्याल में जायज़ शिकायत तो अभी ये जो पॉलिसी अब बनाई है आप, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स थे उनको नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल, लेकिन क्या ये पॉलिसी इस तरह की है जितना आपने एनालाइज किया हो? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि हमारी GDP के अंदर जो हमने टारगेट्स रखे हुए हैं उनको हम अचीव कर लें इस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होकर। देखिए, इस वक्त माशी तारीख के हवाले से पाकिस्तान एक ख़तरनाक दोराहे पे खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी सुकड़ा है। 1.6% हुकूमत का आदाद शुमार है, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो ज़्यादा नंबर एक बताते हैं, बहरहाल जो भी है। लेकिन इस साल, गुज़श्ता साल, माली साल में हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हुई है बनस्बत उससे पिछले साल की। तो ये इस वजह से ये खतरनाक मोड पर हम खड़े हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ये, और इसे जल्दी रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में फिर मामला इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है, जो कि इतलात ये हैं कि उनमें से कई को और जल्दी ये मामला आप कह रहे हैं करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस्लाहात की आपकी नज़र में ज़रूरत है इस वक्त? सनती जो इंडस्ट्री है उसको एक तरफ हम ज़राअत का अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं कि जो ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन थी वो भी इस वक्त ज़वाल का शिकार है, या किसान भी परेशान है, लेकिन सनती इंडस्ट्री को उठाने के लिए हुकूमत को क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए फ़ौरन? एक तो ज़राअत और सनत का चोली दामन का साथ है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स की है, और एक ज़माना था जबकि पाकिस्तान कपास उगाने में ख़ुद कफ़ील था, वो सिलसिला बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होकर रह गया है। अब हम कपास इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो ज़रई शोबे में जो आपने अपनी इस्लाहात करनी है, इंडस्ट्री से कुछ हवालों से वो भी ताल्लुक़ है। दूसरा आपका बहुत बड़ा मामला है एनर्जी का, और उसके ऊपर अक्सर व बेशतर लोग शिकायत करते हैं। बिजली के निर्ख, ये सही है कि हालिया महीनों में कुछ गवर्नमेंट ने कम किए हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है, और वो इसलिए क्योंकि जो आपके सनतकार हैं वो कहते हैं कि जी हम दूसरे ममालिक से कम्पीट नहीं कर सकते। अब ये देखिए ना, एक मिसाल है, और ये इतनी एक तरह से बदकिस्मती की बात है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कि हमारे से बहुत छोटा है, वो हमारे से बहुत आगे निकल गए। तो अगर बहुत आगे वो निकल गए, और अमेरिका में, यूरोप में जाके मेड इन बांग्लादेश आपको शर्ट्स मिलती हैं, पतलूनें मिलती हैं, तो फिर पाकिस्तान उसी रास्ते पे उतने बड़े पैमाने पे क्यों नहीं चल सकता? ऐसे ही है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, ये यानी हम पड़ोसी ममालिक से थोड़ा सा सीख लें, सीखा जा सकता है। हमारे पास मॉडल्स इस तरह के मौजूद हैं, और हम हर रोज़ क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं आपके साथ, तो एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि हम किसी भी इकोनॉमी के फैक्टर को उठा के देख ले, वहाँ पर तमाम शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है, अबाहतें मौजूद हैं, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। पर हम तो यही कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम सवाल भी उठाते रहें और आपसे समझते भी रहें पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और कहाँ पर हमारे मसले मसाइल जो है या शॉर्ट कमिंग्स है। बहुत शुक्रिया आपका, वंस अगेन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त जो है वो हो चुका है ख़त्म। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।